हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। और इसके साथ ही नाजरीन, जिस तरह से विंटर्स हैं तो विंटर्स में जिस तरह हम बात करते हैं कि आपने अपना ख्याल किस तरह से रखना है, अपने आप को सेहतमंद कैसे रखना है, उसी से रिलेटेड आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे। उनसे हम जानेंगे कि अपनी सेहत को जो है वो कैसे हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं, क्या हमारे सर्दियों में स्पेशली जो है हमारा क्या डाइट प्लान होना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है विंटर्स हैं, दिन जो है वो बड़े छोटे से होते हैं, तो उसमें अपने आपने खाने पीने का जो है हमारा वो, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा जो है वो खा पी रहे होते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है आपको भूख लग जाती है। लेकिन हेल्दी फूड जो है वो आपको हमेशा सेहतमंद रखता है। और एक्सरसाइज तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दियों में होता है कि बड़ा कम होता है कि हम एक्सरसाइज की तरफ जाएं या वॉक करें, लेकिन हम जो है इसके साथ साथ आज हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी, आज हमारे साथ साले फरीद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फिटनेस ट्रेनर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साले? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जो हमारे रोही के रिपोर्टर शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप शकील? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, शकील से तो हम इनकी बीट से रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से अभी मैंने बात की कि सेहत से रिलेटेड आज बात होगी, फिटनेस से रिलेटेड बात होगी, तो हम साले से जानेंगे कि साले किस तरह से अपने आप को जो है हम फिट रख सकते हैं। स्पेशली विंटर्स हैं, गर्मियों में फिर भी कहीं ना कहीं बंदा जो है ना कहता है अच्छा चलो कुछ ना कुछ करते रहे, लेकिन सर्दियों में बंदा जाता है कि बस रजाई में ही घुसे रहे, बाहर ना निकले। बस ये कि एक जो होता है कि लोग अपनी ना मूवमेंट रोक लेते हैं, बस बिस्तर में पड़े रहे, उनका यही होता है सारा टाइम। तो थोड़ा अपने आप को निकलें, वॉक शॉक करें, एंड जॉगिंग हो गई, ये चीजें होंगी बहुत जरूरी हैं। ये लोग बहुत ज्यादा ना इस चीज को काउंट नहीं करते अपनी लाइफ में। वो कहते हैं वो रिलैक्स होकर सो जाएं और खाना खाए जा रहे हैं, और वो अपने पेट बढ़े किए जा रहे हैं। वो इस चीज को रियलाइज ही नहीं करते कि अपने साथ क्या कर रहे हैं। उठें, खाना खाएं, एंड सुबह सुबह उठें, वार्म वाटर एक होता है, वार्म वाटर हो गया, उससे अपना स्टार्ट करें दिन का। उससे आपकी जो स्टमक की बाउल मूवमेंट है वो स्टार्ट होगी और एक अच्छी क्लिनजिंग होगी। एंड आफ्टर दैट एप्पल हो गया, एग हो गए। एग बड़े जरूरी हैं विंटर्स में, तो बल्कि आपको एक वो तो मस्ट है ना, मतलब और वो एक अच्छी चीज भी है कि सुबह सुबह उठ के मतलब आप खाली पेट हैं तो यू कैन हैव दैट। और दूसरी बात, एग हो गए। अगर आपको एग नहीं पसंद, यू कैन गो फॉर, आप अपने एप्पल खा सकते हैं, यू कैन गो फॉर फ्रूट्स। ओट मील जो होता है वो बहुत जबरदस्त चीज है। ओट मील के अंदर सेब डाल के खा लें, मतलब आपकी जो बार बार खाने वाली आदत होगी ये भी खत्म होगी, एक आपकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को वो पूरी होगी। उसके बाद आप थोड़ी वॉक करें, और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा और कोई जरूरी चीज होती नहीं है। सुबह उठते ही आप अपने आप को फिट अच्छा, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है ना कि अच्छा गर्मियों में हम फौरन उठ जाते हैं, ये सुबह के टाइम अपने नमाज भी पढ़नी होती है उसके लिए, या फिर सर्दियों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप चले नमाज के लिए तो उठ जाते हैं, वॉक के लिए फिर आप नहीं जा पाते हैं ना। लेकिन सुबह सुबह कैसे यार इतनी ठंड में वॉक पे जाए? नहीं, मतलब ऑब्वियसली बात है, ये डिफिकल्टी सबको आती है। लेकिन मुझे भी ये आती है कि मेरी एक आदत है सुबह उठ के साइकिल करना और रनिंग पे जाना। क्योंकि मैं फाइट भी करता हूँ, तो उसके लिए हमें बड़ी ये चीज रिक्वायर्ड होती है, इस लेवल की ट्रेनिंग। तो अपने आप को मोटिवेट करना सबसे बड़ी चीज है कि एम बना लेना कि यार फिट रहना है। तो ये बहुत एक रिक्वायरमेंट है करने की, कि आपने सुबह उठना है। रनिंग ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, यू कैन वॉक आउटसाइड, और वो सिर्फ 3 मिनट होता है जो बंदे को सर्दी लगती है। जब आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है, यू वोंट इवन फील, आपको फील ही नहीं होनी वो चीज। तो ये बड़ी मेरे ख्याल में लाजमी चीज है, जरूरी चीज है, एंड एवरीवन शुड डू दैट। अच्छा, आप क्या समझते हैं एक्सरसाइज के लिए बेहतरीन टाइम कौन सा होता है? मॉर्निंग है, या अगर आप मॉर्निंग में नहीं उठ सकते तो फिर आप कौन सा टाइम है ऐसा चूज करना चाहिए इंसान को? 2 टाइम है। एक होता है आपका मॉर्निंग का, जो सबसे जरूरी और सबसे इफेक्टिव, जो आपको जाके आपको फील होगा कि यार 1-2 हफ्तों में ना यार कुछ फील हो रहा है बॉडी के अंदर, एक एनर्जी आ गई है और एक थोड़ा ना मसल मास भी बढ़ गया है। ऐसा लग रहा है कि मेरा एक कार्डियो जो है ना, आपका जो हार्ट है, ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है, मुझे सांस भी नहीं फूल रहा। वो आपकी मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में रनिंग, मॉर्निंग में वॉक, वो सबसे जबरदस्त काम करती है आपके लिए। अब आ जाए आप शाम के टाइम में। शाम के टाइम ऐसा होता है जिसके अंदर यू नो एक आपका गैप आ गया खाने के बीच का, खाना खा लिया आपने दोपहर का, उसके बीच का जो ये टाइम है ना, इसके अंदर आप वर्कआउट कर लें। वैसे मेरे हिसाब से जो मॉर्निंग की जो रूटीन होती है, जो आपको एक्टिव रखती है, आपको फिट रखती है, और आपको अर्ली टू बेड भी लेके जाएगी।
हाँ, एक बंदा ना इन दी एंड जाके घर जाके बंदा कहता है कि यार अब फटीग हो गए हैं, अब सोने हैं, और वो आपको फिर सुबह जल्दी उठा देगी। हाँ, ये कि अच्छा एक्सरसाइज से ये होता है ना कि आपका जितना आप अपने आप को फिट रखेंगे उतना आप खूबसूरत भी नजर आएंगे। जितना हमें ओबेसिटी जो है वो इस टाइम बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप स्पेशली बच्चों में भी हम देख रहे हैं। अच्छा, जहाँ देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे वीक में, वहाँ बच्चों के ना बहुत ज्यादा भी होता है कि फास्ट फूड की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो उसकी तरफ वो खाने पीने की रूटीन इस तरह की है ना। अब ऐसा है कि फैन व्यू जो बच्चे का, मैं अपने कजन्स को भी देखता हूँ, वो तो हाँ। पहले तो दे वांट मोबाइल, उनको मोबाइल मिल जाए। और जनरली हमारे मतलब जनरेशन अभी 90s के जो भी बच्चे हैं उनने देखा है कि हमारे लिए तो खेलकूद होती थी बाहर, क्रिकेट खेल ली शाम में, हम लोग तरस रहे होते थे कि यार धूप आ जाए, हाँ। धूप खत्म हो और हम लोग बाहर जाएं और क्रिकेट खेलें। तो हमारी एक्टिविटी होती थी। आज के बच्चे बस फोन पे लगे हुए हैं, तो वॉचिंग यूट्यूब, और वो अपने कार्टून्स देख रहे हैं, उनके लिए तो एक एक्सेसिबल बन गई है ना ये चीज। वो तो इस चीज को कंसिडर ही नहीं करते, और फास्ट फूड के अलावा तो कुछ खाते नहीं है वो लोग। तो हमें याद है, तो घर का खाना और वो चीजें होती थी, वो बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। आज के बच्चे मतलब आप देखेंगे ना, दे वेरी फैट, एंड उनमें मूवमेंट नहीं और कोई वो स्पोर्ट्स वाली चीज ही नहीं है। वो मेरे अब्बा जी कहते थे ये ब्राइलर बच्चे हैं आजकल के जो बच्चे हैं। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानते हैं कि डाइट प्लान क्या होना चाहिए, इसके साथ शकील से जानते हैं। इस टाइम महकमा पासपोर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं कि क्या क्या सहूलियात जो है वो दी जा रही हैं आम शहरियों के लिए, और पासपोर्ट की जो फीस है उसको भी आसान करने के लिए एक ऐप जो है मुतारिफ करवाई गई है, उस हवाले से जानेंगे। जी शकील। पासपोर्ट और नादरा ऐसे टाइम कई मसाइल का सामना रहता है, क्योंकि इनकी ऑफिस की तादाद उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आबादी बढ़ती जा रही है, लोगों का पासपोर्ट बनवाने का, बाहर जाने का रुझान बढ़ता जा रहा है, तो उस वजह से पासपोर्ट ऑफिस में रश भी बढ़ता जा रहा है। पहले भी हमने इस पर बात की, जब अफवाह चली थी कि फीस बढ़ रही है तो लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए भागे, और हालात ऐसे हैं तो नौजवान भी बहुत ज़्यादा पासपोर्ट बनवा रहे हैं कि किसी को भी मौका मिले तो बाहर चला जाए, तो इस वजह से रश भी बढ़ गया। तो सबसे पहले मैं अगर रश की आपको रेशो बताऊं कि कितनी एप्लीकेशंस आ रही हैं, जो मुल्तान का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है, इन दिनों इस ऑफिस में रोजाना की बुनियाद पर 2500 के करीब एप्लीकेशंस मौसूल होती हैं नया पासपोर्ट बनवाने के लिए। और पिछले दिनों जब ये रश बढ़ा था, लोगों का हजूम बढ़ा, दरख्वास्तें बढ़ी, तो ये तादाद जो है ये 5000 तक भी चली गई थी। तो रश बढ़ने की वजह से पासपोर्ट की जो गुंजाइश थी बनाने की वो भी ख़त्म होने लगी, तो लोगों के जो मसाइल हैं वो बढ़ने लगे। उसके साथ एक इशू जो लोगों को आ रहा था वो फीस पे करने का आ रहा था। अगर आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ हो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाने का, तो फीस पे करने के लिए एक ही विंडो है जहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है, और वो भी सड़क पर बनाई गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी पासपोर्ट ऑफिस की मसाइल चल रहे हैं कि अभी विंडो जो है वो जहाँ अंदर होकर फीस पे करनी थी, उन्हें बाहर चलान पे करने के लिए खड़े होना पड़ता है। उसके साथ मुख्तलिफ अकसाम है पासपोर्ट्स की, तो जिसमें नॉर्मल है, अर्जेंट है, फास्ट ट्रैक पासपोर्ट हैं, तो उनके हवाले से फ़ीसें भी बढ़ जाती हैं। फिर पासपोर्ट पर हर किस्म का शहरी ये होता है, मिडिल क्लास तबके का भी, अमीर का भी, गरीब का भी, तो वहाँ और औरतें भी वहीं फीस पे करने के लिए होती हैं, ज़ईफ़ भी वहीं खड़े होते हैं, नौजवान भी वहीं खड़े होते हैं, इनकी ना कोई अलहदा भी विंडो नहीं बनाई गई। तो इस तमाम मसाइल को देखते हुए महकमा पासपोर्ट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, पासपोर्ट फीस आसान ऐप के नाम से। वहाँ से शहरी अपनी पासपोर्ट की फीस जो है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और जनूबी पंजाब के लिए ये अच्छी बात है कि ये अपॉर्चुनिटी जनूबी पंजाब के लोग भी अवेल कर सकते हैं कि अगर आप जनूबी पंजाब के किसी भी शहर से, किसी भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से अगर आपने पासपोर्ट बनवाना है तो उसकी फ़ीस पे करनी है। और अगर आप पासपोर्ट ऑफिस नहीं जा सकते, आप ऑफिस में हैं या कहीं दूर पड़ जाता है, टाइम नहीं है, या आप घंटों लाइन नहीं लगना चाहते, तो आप अपने मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से ई बैंकिंग, ATMs, इस तरह के जो आपके लिंक्स हैं बैंक्स के, वहाँ से आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक इशू आ जाता है। अब ये फ़ीस जो पे करना है, ये जो पढ़ा लिखा बंदा है वो तो कर लेगा, लेकिन जो सही उसको इन चीज़ों का इल्म नहीं है, मोबाइल अच्छे से वो यूज़ नहीं कर सकता, वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, उसने कभी ऐप्स ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की। वैसे तो अब तकरीबन हर बंदा ही एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी ये लोगों को मसाइल आ रहे होते हैं। ये उनके लिए थोड़ा सा सहूलत मुश्किल हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो अभी सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें भी आसान से 10 मराहिल रखे गए हैं, उर्दू ज़ुबान भी है, इंग्लिश ज़ुबान भी है, आप अपनी मर्ज़ी के ज़ुबान का इंतखाब करें और वहाँ से अपना डिटेल्स पुट करें
और अपनी जो साइट आपकी बनती है, जो आपका रीजन बनता है पासपोर्ट ऑफिस का, वो सिलेक्ट करें। अपने पासपोर्ट की डिटेल्स जो है वो आपको चालान मिलता है वो दर्ज करें और आप अपने पासपोर्ट की फीस अदा कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ज़्यादातर ये होगा कि जो यहाँ पे अब तो सर्दियां हैं, ये ज़्यादा मसला गर्मी में जब हम देखते हैं सड़क पर खड़े होते हैं, एक लंबी लाइन लगी होती है लोगों की, लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे होते हैं। अब इस चीज़ में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। सही। और इसके साथ एक पासपोर्ट का पहले कोई भी ना हेल्पलाइन नंबर नहीं था। पासपोर्ट ताखीर का शिकार हो रहे थे। अब उन्होंने अपने 3 नंबर्स लॉन्च किए हैं। शहरी को कहना चाहूंगा कि वो पासपोर्ट की ऑफिशियल साइट से जाके ये नंबर हासिल करें, बजाय इसके कि आप पहले दफ्तर जाके धक्के खाएं, आपको पासपोर्ट ना मिला हो, आप खाली वापिस आएं। आप पहले कॉल करके मालूम करें कि पासपोर्ट आपका बन गया है नहीं बन गया, ये मसाइल पहले मालूम कर लें, फिर आप जाएं। क्योंकि अक्सर हम ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं, लोग बड़े गुस्सीले चेहरे के साथ बाहर आ रहे होते हैं, जी मुझे मैसेज आ गया लेकिन मुझे पासपोर्ट नहीं मिला। तो वो तंग आए होते, क्योंकि एक बंदा इतने महंगाई के दौर में इतना टाइम निकाल के पैसे लगा के पासपोर्ट लेने आए और आगे पता चले जी आपका पासपोर्ट अभी तक नहीं आया। तो बेहतर है आप उनके व्हाट्सएप नंबर भी हैं, वहां पे अपने पासपोर्ट चालान की फोटो भेजें, वो आपको अपडेट दे देंगे कि आपका पासपोर्ट आया है या नहीं आया। तो ये 2 सहूलतें पासपोर्ट के मसाइल में काफी हद तक शहरियों के मसाइल हल कर सकती हैं। सही। अच्छा जी, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे, इस टाइम जो हम बात करें मुल्तान के हवाले से, यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स के हवाले से भी काफी अब काम हो रहा है। जिस तरह हम बात करें कि पहलवानों के हवाले से जो है इस टाइम काफी उनके मैचेस वगैरह भी हो रहे हैं, अखाड़े में उतरे हुए हैं। इस हवाले से बताइए कि जो उनके दंगल के मुकाबले चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं? अच्छा, पहलवान नाम सुनते ही एक इमेज आती है कि कोई हट्टा कट्टा नौजवान बॉडी बिल्डर सामने आता है। अब ये जो पहलवान थे पिछले दौर में, अभी हमसे भी पहले दौर की बात कर ली जाए तो पहलवानी खेल के लिए बड़ा काम होता था, बड़े मुकाबले होते थे। और अब भी 8 या 9 वर्ष बनते हैं, इतने सालों बाद मुल्तान में पहलवानी खेल जो है वो दोबारा इसके मुकाबले शुरू हुए हैं। मुल्तान में देसी अखाड़े मौजूद हैं जहाँ पे पहलवानी के खेल होते हैं। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बोल रहा हूँ मुल्तान से। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल है शकील सुल्तान साहब से जी जी कि इन्होंने पासपोर्ट के हवाले से बात की जी। तो ये इन्होंने जो बताया वो दुरुस्त है कि लाइन रोड पे लगी होती है जो नेशनल बैंक में पे करते हैं। पहले ये होता था कि कोई भी किसी नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जो मखसूस थे, जैसे कचहरी ब्रांच है या हुसैना की ब्रांच है, वहां जाके फीस पे कर देते थे और लाइन नहीं लगनी पड़ती थी। अब पासपोर्ट ऑफिस में बना दिया गया कि जी वहीं पे करें, तो लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर जो खवातीन पासपोर्ट बनवाने के लिए जाती हैं। तो शकील सुल्तान को चाहिए था कि ये शकील सुल्तान साहब ये भी कहते कि जी नेशनल बैंक की किसी भी जो ब्रांच है, कचहरी ब्रांच है, हुसैना गंज ब्रांच है, वहां पर ये पे करके इसके लिए काम करें कि वहां पर पे करके और पासपोर्ट ऑफिस चले जाए ताकि रोड पे लाइन में ना लगना पड़े। इस बारे में जरा वो बता देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया उन मोहम्मद आप कॉल का। जी, इनके सवाल समझने में मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है। वो कह रहे थे कि नेशनल बैंक में भी जो है वो आप पासपोर्ट फीस जो है वो आप पे कर सकते हैं। खवातीन के हवाले से भी वहां पर जो है वो उस हवाले से भी काम जो है वहां पे किया जा सके ताकि इजीली लोग जो है वो वहां पर काम कर सके। नेशनल बैंक की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ना, पहले भी हमने इस हाईलाइट किया था 2 चीज़ों को। एक तो खातीन के लिए अलहदा विंडो बनाई, ये मैंने शुरू में भी बात की है कि खातीन सारे लोग जो हैं वो एक ही विंडो पर आए खड़े होते हैं। बुजुर्गों के लिए अलहदा वो विंडो बनाएं और खातीन के लिए अलहदा बनाएं। अच्छा, इस पर मज़ीद बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, कॉलर थे हमारे साथ, उनके सवाल जो है उसका जवाब ले लेते हैं शकील से। जी बिल्कुल, उनका मामला ये था कि ख्वातीन के हवाले से पासपोर्ट फीस पे करने के हवाले से एनबीपी के अलावा भी वो ऑप्शंस चाह रहे हैं। हाँ कि भाई अब अगर उधर नहीं है तो कहीं नेशनल बैंक में चले जाएं, किसी और बैंक में भी जाके जो आप इजीली उसकी ये ना पासपोर्ट महकमे ने ना दिसंबर में और अक्टूबर में भी अपनी पॉलिसीज में ना कुछ चेंजेस की थी। बैंक्स के हवाले से देख रहे थे, ऑथराइज्ड बैंक्स इन्होंने कुछ रिवाइज किए थे नए, लेकिन अभी उसमें कोई फर्दर तो प्रोग्रेस नहीं आ रही। लेकिन हम इस इशू पर आवाज़ एज अ मीडिया पर्सन उठाकर इनको दे सकते हैं कि ख़वातीन की आसानी के लिए, न सिर्फ ख़वातीन बल्कि इनके साथ मैं जो बूढ़े लोग वहाँ पे आते हैं उनके लिए भी कहेंगे, क्योंकि वहाँ जिस तरह उन्होंने कहा कि लाइनों में लगना पड़ता है, इस वजह से हम आवाज़ उठाकर महकमे तक पहुँचा सकते हैं
कि कुछ और ऑप्शंस भी दिए जाएं फीस पे करने हवाले से। लेकिन फ़िलहाल मेरे ख्याल में ई पासपोर्ट जो मैंने आसान ऐप बताई है वो बेस्ट ऑप्शन है ख़वातीन के लिए। लेकिन बाकी जिस तरह हम दीगर फीसेस पे कर रहे होते हैं, अपना इसकी यूनिवर्सिटीज़ की सम टाइम पे कर रहे होते हैं, हम किसी भी बैंक में जाके मुख्तलिफ ब्रांचेज में कर लेते हैं, तो इनकी दीगर ब्रांचेज में होनी चाहिए। लेकिन अब भी ये मसला वहीं चल रहा है, वहीं करनी पड़ती है। तो हम एज अ मीडिया पर्सन इस पर आवाज उठाएंगे कि इस मसले को हल किया जाए। अच्छा जी, इसके साथ ही जिस तरह हम बात कर रहे थे पहलवानों के हवाले से कि इस तरह से जो इस टाइम हमारे देख रहे हैं कि लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस हवाले से बताइएगा। हाँ, ये जो आपने आखिरी फिक्रा बोला है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें अभी पहलवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों की तादाद थोड़ी कम है, ठीक है, क्योंकि लोग जो हैं वो ऑनलाइन गेम्स की तरफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। हाँ, एक क्रिकेट खेल है, उसमें फिर भी आवाम देखने पहुंच जाती है। लेकिन मैं जब फर्स्ट टाइम हम गांव में देखते थे कबड्डी, अब कबड्डी भी दो किस्म की होगी, एक तो दूसरे को चीत करना होता है, गोल करके आना, दूसरा ये चपेड़ों वाली जो कबड्डी आ गई है, देखी होगी आपने, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही होती हैं, उसमें एक दूसरे को जो जितनी ज्यादा चपेड़ मार के किसी को गिराता है वो तो गलत है, ठीक है। पहलवानी जो है वो इससे थोड़ा मुख्तलिफ खेल है, ठीक है। अब ये रुस्तम मुल्तान दंगल शुरू किया गया है, वो उसमें हामिद पहलवान जो हैं दिफाई चैंपियन है, हमारे शो में पहले आ भी चुके हैं, और अब 12 जनवरी को इनका फाइनल होना था और अभी 19 जनवरी को फाइनल होगा। सही। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हसीब है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे हसीब? मैम मेरा क्वेश्चन है शकील सुल्तान साहब से। किससे? शकील सुल्तान साहब की है मेरा क्वेश्चन। जी 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 के वाले से। हाँ जी, बात करें। मैम ये क्वेश्चन है कि पासपोर्ट जो ये रेवेन्यू करवाया जाता है 5 साल का 10 साल का, ये एक ही दफा नहीं बन सकता? पासपोर्ट भी एक ही दफा बन गया वो फिर लाइफ टाइम के लिए? पासपोर्ट के हवाले से क्या कह रही हैं मुझे? अच्छा, 5 साल के बाद जो रिन्यू करवाया जाता है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, वो अगर वो एक ही दफा पासपोर्ट बना देंगे फिर डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा ना। लोग इतनी आसानी जाते हैं लाइफ टाइम के लिए, दोबारा ना पैसे भरने पड़े। तो भाई ये तो पॉलिसीज हैं, ये तो इदारों की पॉलिसीज है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। बहरहाल ठीक है, इसके हवाले से तो बात जो है वो कभी इदारे इस पे सोचेंगे तो शायद कोई लाइफ टाइम में कोई तरक्की आ जाएगा। जिस तरह ना महकमा पासपोर्ट जो है ना, ये अभी एक एज अ डिपार्टमेंट काम कर रहा है और आने वाले दिनों में इसको प्रॉपर वो अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं। मतलब उसको कह रहे हैं कि आप अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करें हुकूमत की तरफ, जिस तरह नादरा कर रहा है ना, नादरा अपने सारे अखराजात ये सब चीजें खुद सेल्फ फाइनेंस करते हैं। पासपोर्ट अभी इस तरह नहीं है, तो इस दफा पासपोर्ट को ये कोशिश, ये पॉलिसीज बन रही हैं कि आप पासपोर्ट महकमे को सेल्फ फाइनेंस करें। ये अपनी पॉलिसीज इस तरह बनाएं कि जो ये फीसें लेते हैं, जो ये खर्चा लेते हैं, उसी से अपना डिपार्टमेंट चलाएं। हाँ, तो मैं भी वही बात कर रही थी ना कि जैसे पॉलिसीज बनेंगी तो देन ही कुछ इसके ऊपर जो है वो सोचा जा सकता है और वो लोग इस पे को करेंगे जी, लाइफ टाइम इसको आसान कर दें। अच्छा जी, इसके साथ ही जिस तरह हम बात कर रहे थे डाइट की, तो उस हवाले से क्या समझते हो साले कि क्या डाइट प्लान होना चाहिए? मतलब आपका सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए, दोपहर का खाना क्या होना चाहिए, शाम को क्या खाना चाहिए? वैसे डाइट एज इन लाइक देखिए, मैंने अभी वेट अपना गिराया है, मैं अपना बता देता हूँ सबको। मैं था 86 kg पे, मैं फाइट करता था 77 पे, तो 86 kg मेरा स्टैंडिंग वेट था। मैं अब मैं 70 पे हूँ, 70 kg हूँ, अब मैं इससे नीचे 65 पे फाइट करता हूँ। तो ये मेरा प्रोसीजर 3-4 महीने का था, ज्यादा 3 महीने मैक्सिमम था। उसमें मेरी डाइट यही होती थी, सुबह उठना, ओट मील जो होता है ना दलिया, वो खाना, उसमें सेब डाल के खा लेता था, उससे ना मेरी भूख खत्म होती थी। वो ना वो पूरी मेरी एक जो दलिया से होता है आपका पेट जो है वो फुल हो जाता है, आप थोड़ा सा भी खाते हो ना। और ये डाइट ऐसी है कि देखें इसमें ना फिटनेस बहुत है। मैं आपको बताता हूँ, आपके कार्डियो सब कुछ फिट होगा क्योंकि सॉल्युबल फाइबर पे होता है। आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे रहेगा और नीचे आ जाता है, और जो कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट्स है जिनका हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए तो बेस्ट है ये चीज, ठीक है। आपका बनाना हो गए, तो पोटेशियम है, ऑल्सो गुड फॉर हार्ट, बहुत जबरदस्त है, वो भी जरूरी है। आपने ना इन जो फ्रीक्वेंट जो आप लोग ये जो एक ही दफा की 10-12 रोटियां खा लेते हो, 5-6 3-4 जो भी है ना, ये खत्म हो जाती हैं। पराठे तो लाजमी है ना, खा रहे होते हैं सुबह का पराठा लाजमी है। तो मॉर्निंग आप इससे स्टार्ट करें। अगर आपको दलिया पसंद नहीं आ रहा तो हैव सम एग्स,
ठीक है ना, वो खाएं और साथ कुछ फ्रूट्स को ऐड करना पड़ेगा आपको अपनी डाइट में। हाँ, आपको एक चीज जरूर ऐड करनी है अपने पूरी रूटीन में, एक दिन में एक दफा, ठीक है ना, वो है लेमन जूस, हल्का सा वार्म वाटर में। दैट वुड बर्न आपका ना ये जो फैट है ना इसको बर्न करता है वो। ओके, आपके जो दोपहर का खाना है उसमें आप फिर फाइबर को थोड़ा डालें, फाइबर के साथ थोड़ा सा आप अगर प्रोटीन ऐड करना चाह रहे हैं, अगर मीट ऐड करना चाह रहे हैं तो उसको आप स्टेक टाइप पे या आप उसको थोड़ा सा उबाल के या उसको ग्रिल करके आप खा सकते हैं, ठीक है ना। ये 2-1 महीने, और रात का खाना आपने वैसे भी कम करना है। रात को तो मतलब कि आपने हाफ टैंक रखना है अपना। तो अच्छा, ये बड़ा लोगों को क्रेविंग होती है ना, अच्छा शाम का खाना खा भी लें 7-8 बजे तक, उसके बाद दिन फिर आप 10-11 बजे 12 बजे आपको देन क्रेविंग होने लग जाती है। वो जो अच्छा, कुछ मीठा खा लें, कुछ इस तरह का खा लें, कुछ फास्ट फूड ऑर्डर कर लिया, वो शुगर की वजह से होती है। हाँ। आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स छोड़ दें। आप ये जो कोक, फेंटा, ये जो पीते हैं ना, यही ख्वारी है, यही तो है जो आपको जो नाइट क्रेविंग्स आती हैं, शुगर आपका रश होता है ना, ये आपको मांग रही होता है आपकी बॉडी कुछ दे दो, और वही आपको फैट करती है, वही आपका वेट गेन करती है, वही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। और ये जो रात का खाना है वही जो कैंसर होते हैं, स्टमक हो गया, आपके जो कैंसर है, ये उसी की कॉज यही है, जो रात के लेट नाइट आपकी जो क्रेविंग्स होती हैं उसमें खाना खाते हो। और मैंने देखा है कि वो लोग केक भी मंगवा के रात को खा रहे होते हैं। मैंने कहा तुम इसको कैसे कैलोरी कहाँ बर्न करोगे इससे? आप कह रहे हैं हम जितने भी ड्रिंक्स लेते हैं शाम को देर से खाना खाते हैं, जब रूटीन नहीं होती। मैं खुद भी इस चीज़ का आदी हूँ, अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी छोड़ भी देता हूँ, लेकिन कभी वेट गेन नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वेट गेन कर लूं। बेसिकली होता है ये, कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, लेकिन अगर आपका वेट गेन भी नहीं हो रहा ना, आपका फैट जरूर बढ़ा है, और अगर आप ऐसी रूटीन रखते हैं तो आपने अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल चेक कर नहीं, जो है मतलब आप अगर इतना ज्यादा खा रहे हैं और आप ऑयल भी ले रहे हैं तो वही चेक कराना चाहिए। सर्दियों में एक और इशू भी होता है ना हमारे साथ, मैं खुद ये समझता हूँ कि ये जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है ना, ये हमारी रूटीन तबाह करके रख देता है। आपकी तो नहीं, आप तो फिटनेस ट्रेनर हैं, हम रूटीन बनाते, हम जैसे आम लोग जिस चीज़ को खास तवज्जो नहीं देते। मतलब हम समझते हैं कि सुबह उठो, नाश्ता भी नहीं करना, तैयार होकर दफ्तर चले जाओ, दोपहर में हम नाश्ता करेंगे, जो रूटीन बनी हुई है, दोपहर का खाना स्किप, शाम को भी नहीं, फिर रात को देर से खाना खाएंगे, फिर रात को 12-1 बजे फिर भूख लगेगी। तो ये रूटीन सेहत को तबाह भी करती है। तो इस चीज को कैसे? देखिए, मैंने देखा है, ये मेरे बड़े भाई हैं, उनको मैंने आजकल लगे, वो ना ओबेसिटी में आ गए थे, एंड मेरी वालदा ने कहा यार तुम ऐसे सेट करो तो अब वो मेरे साथ ही हैं, उन्हें बहुत वेट लॉस हुआ। और आपका ये स्टार्ट हो जाए, आपको 3 दिनों में फर्क पता चल जाता है। आप वेट मशीन लेंगे, आप कहेंगे यार ये तो कम होने लग गया। अच्छा, ऐसा है ना साले, आप थोड़े हेल्दी हो जाओ तो आप जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं या आप अपना थोड़ा डाइट प्लान सेट करते हैं तो आपका फौरन से, क्योंकि बहुत ज्यादा आप मोटापे का शिकार होते हैं, वो जरा जल्दी उनको असर पड़ता है। अच्छा, जो थोड़े ठीक है, थोड़े से हेल्दी होते हैं, मतलब इतने ज्यादा नहीं उनका वेट होता, वो फिर थोड़ा सा टाइम मांगते हैं कि वो अगर वो उसमें एक्सरसाइज में भी जा रहे हैं तो वो है ना यार, इंचेस में जा रहा है थोड़ा सा, इस तरह भी तो होता है ना। वो होता है इस तरीके से कि जो काफी ज्यादा ओबेसिटी में बहुत ज्यादा चले जाते हैं, तो वो बेसिकली उनके लिए ना वो वर्कआउट करना या उनके लिए वो बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। वो फिर ये छोटे स्टेप्स लेके जा रहे होते हैं, वो आपको फर्क भी छोटा ही नजर आ रहा होता है। भाई बता रहे थे जैसे मतलब वो रात की क्रेविंग्स और वो वगैरह, तो उसमें देखें ये होता है कि आप एक तो नाश्ता नहीं करें, नाश्ता इज वेरी, मतलब ये तो कंपलसरी है ना। मतलब हम सुबह की बजाय नाश्ता 11-12 बजे पे ले जाते हैं, क्या ये सही है? 10-11 इज फाइन, ओके है, ठीक है। इफ यू आप नाश्ता क्या ले रहे हैं वो भी तो देखे ना, पूरी हलवा लेंगे, ये चीजें इधर तो रूटीन है ना। इधर तो देसी नाश्ता बहुत चलता है, हलवा लेंगे, वो सब कुछ लेंगे, उसके बाद वो खाने के बाद फिर आप ऊपर से कैफीन भी ले रहे हैं, चाय भी ले रहे हैं, और सोच रहे हैं कि ये तो अंदर जाके पिघल जाएगा सब कुछ, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। चने पराठे, ऑमलेट, चाय, ये रूटीन होती है, ये होती है ना। आप लोग अपना ना जो फ्राइड चीजें है ना वो कम कर लें। आप एक बड़ा एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, आप ना फ्राइड 4-5 दिन लगातार खाएं और थोड़ा रन करें, आपका सांस फूलेगा। आप छोड़ दें फ्राइड चीजें 4 दिन, वो जो बर्न होंगी, उसके बाद जो आप रनिंग करेंगे आप कहेंगे यार बड़ा फर्क पड़ा है।
अच्छा, तो ये मोस्टली होता है। लोगों का जिस तरह एक तो होता है लेट नाइट आप जागते रहे और सुबह, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जिनकी जॉब नहीं है, जो कुछ नहीं करते, वो पूरी रात जागते हैं और सुबह जाके सोते हैं और फिर उसके बाद दोपहर में उठ के उनके नाश्ता चल रहा होता है ना, तो मतलब उनके तो बिल्कुल रूटीन ही डिफरेंट होती है। तो जाहिर सी बात है फिर जब आप खाना पीना आपका इस तरह का होगा तो वो आपको किस तरह से आप अपने आप को कहें कि जी हम अपने आप को फिट भी रखें और हम बड़े अच्छे भी नजर आए और बॉडी भी। अच्छा, आजकल जो स्पेशली जिस तरह हम वेट गेन की ये बात कर रहे थे, उसमें बहुत से लड़कों को मसल्स बनाने का भी बहुत शौक है आजकल, तो इस पे भी मसल्स को ना वो बड़ी वो मैंने देखा है ना, मेरे कजन था उसको शौक पड़ गया जिम करने का। हाँ, वो जिम जाना सिर्फ ये होता है कि अच्छा यार मसल्स बन जाए। दूसरा तीसरा दिन मैं देख रहा हूँ यार ये आलू बाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसे मजीद भी जानेंगे, नाज़रीन अभी अपने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, हम बात कर रहे थे कि डाइट प्लान के हवाले से बात भी, कई टॉपिक और चला गया। अच्छा, दोपहर का मील आपका जो है वो किस तरह का होना चाहिए, शाम का जो है वो क्या? दोपहर का जो मील होता है उसमें आप फुल टैंक कर सकते हैं, बिकॉज आपने एक पूरा एक प्रोसीजर से दिन में गुजरे होते हैं, काम होता है, सब कुछ होता है, एक फुल टैंक अपना करें। उसमें अवॉइड करें ज्यादा ऑयली चीजें खाना, ज्यादा ऐसी चीजें खाना जो बहुत हैवी होती हैं, जैसे कि आप पिज्जा खा रहे हैं, फास्ट फूड को तो अवॉइड ही कर लो। जिसने वेट गिराना है ना अपना, और या जिसने हेल्दी डाइट पे आना है, उसको फास्ट फूड खत्म करना। सही है। फास्ट फूड मतलब अच्छा, कभी कभी तो जैसे चीट डे होता है उस दिन तो चलो खा लेते हैं। चीट डे मतलब आपको रिजल्ट मिल रहा है तो यार एक चीट डे, लेकिन ये नहीं है कि वापस एडिक्टेड हो जाए बंदा। मैंने देखा है कि अक्सर लोग होते हैं ना, वो कहते हैं यार एक से कुछ नहीं होता और अगले दिन फिर वहीं बैठे होते हैं। अच्छा, ऐसा कितना जरूरी है कि अब आप खाली पेट जाके एक्सरसाइज करें, या आप जब जिम जा रहे हैं आपको थोड़ा हल्का फुल्का जो है वो आपको कुछ खाना चाहिए, और जब आप फौरन एक्सरसाइज से वापस आते हैं तो देन आपको क्या करना चाहिए, फौरन खा लेना चाहिए? ये इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। देखें, एनर्जी जो बॉडी को होती है वो तो चाहिए होती है, एंड जब अगर आप शाम को ट्रेन हो रहे हैं, आपका जो दोपहर का खाना है दैट विल वर्क फॉर यू, उसमें कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको पसीना बहुत आता है ट्रेनिंग करते हुए बहुत आता है, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत बैलेंस करना जरूरी है। आपको वरना चक्कर रहेंगे और कहोगे यार मुझसे तो होती नहीं है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना, ORS बंदा पी लेता है, ये चीजें पी के ना अपने इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस कर ले। नाउ अगर आप सुबह को वर्कआउट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर आप खाना भी खाना चाहते हैं, या 2 केले खा लें, वो खा के आप रनिंग शुरू कर दें। सही है। और खाली पेट आप केले खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। खाली पेट सिट्रस फ्रूट ना खा लीजिएगा, वो फिर ऑरेंज वगैरह, वो आपके लिए नुकसानदेह है। आपका जेड हो सकता है, आपको मतलब गैस्ट्रिक जो एसिड होते हैं वो प्रोड्यूस ज्यादा होगा उससे। आप केले खा लें, इसमें कोई मसला नहीं। और अगर जैसे फौरन एक्सरसाइज करके वापस आए हैं तो फौरन कुछ खाना चाहिए, या आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, मतलब घंटा 1.5 घंटे के बाद कुछ बॉडी को कूल डाउन तो होने दें, उसके बाद यू कैन हैव फूड, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये इससे कितना इफेक्ट पड़ता है कि अगर आप फौरन आए हैं जिम से आपने और उसके बाद आप शावर ले लेते हैं? दैट्स वेरी बैड। होता क्या है कि अगर आपकी बॉडी गर्म है और ठंडा पानी है तो स्ट्रोक होने का भी खतरा होता है। और मोस्ट ऑफ द वो कहते हैं ना कि विंटर्स में तो विंटर्स में वो मैं भी अपना क्या कहते हैं ना कि वो मेरे टीचर होते बताते थे कि विंटर्स में हार्ट अटैक बहुत होते हैं वॉशरूम से। मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं कि ये जो टेम्परेचर चेंजेस होती हैं उसकी वजह से स्ट्रोक होने का वो होता है। स्ट्रोक हो गया या वो बड़े चीजें होती हैं। मतलब आपको थोड़ा आधा घंटे के बाद आपको शावर लेना चाहिए। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो अगर आप किसी क्लोज जगह पे वर्कआउट किया और आपके मतलब के इवन हम अब वर्कआउट कर रहे होते हैं ना, तो हमारे धुएं निकल रहे होते हैं सारी बॉडी में से ना, तो हम लोग नहीं निकलते बाहर। एकदम टेम्परेचर चेंज नहीं करना, हम रिलैक्स, कूल डाउन, पसीना खत्म, सब कुछ खत्म, सुकून से अब जाके बैठ रहे हैं, जा रहे हैं बाहर, तो वो इजी है। और यूजुअली लोग बाइक पे आ रहे होते हैं, उनके लिए तो ज्यादा खतरनाक है। हाँ, ये कि अपने आप को मैं भी जब जिम करती थी तो दिन मुझे भी अपने आप को बड़ा इस चीज पे बड़ा एहतियात करनी पड़ती थी कि किस तरह से आपने अपने आप को कूल डाउन करके और अपना टेम्परेचर डाउन करके देन आपने बाहर निकलना है। और अगर कोई अर्जेंसी है, नहाने की भी अर्जेंसी है, तो पहले ये थोड़ा सा पहले पाँव अंदर लेके जाए पानी के, फिर पाँव, और वो बॉडी उसको अडेप्ट करेगी, फिर अंदर चले जाए। सही, हम करते हैं। वो तो ऑटोमेटिक, और वो बॉडी वो एक वो है ना आपकी बॉडी का यार पहले आदी हो जाए, ये एक हमारा रिएक्शन नहाने के बाद मसल हमारी मेमोरी है, माइंड सेट का हम लोगों ने अपना जो है वो चेंज किया हुआ है। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है शकील से जानेंगे, इस टाइम जामिया जिक्र मुल्तान के हवाले से बात कर लेते हैं, हैरेसमेंट के केसेस के हवाले से तो बात कर लेते हैं। इस टाइम जो है वो वहाँ पर केसेस बहुत ज्यादा है हैरेसमेंट के हवाले से, इसके हवाले से सबसे पहले तो बताइएगा। बस जी, बदकिस्मती है हमारी या हमारे तालीमी निज़ाम की कि यूनिवर्सिटी
हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई हरासमेंट के सामने आ रहा होता है। स्टूडेंट्स की जो मेंटल हरासमेंट है वो तो टीचर्स की तरफ से चल ही रही है, लेकिन एक जो समटाइम्स फिजिकल हरासमेंट भी आ जाती है। अब कुछ ही दिनों पहले का ये वाकया है, अब हल हो गया है। इसको शेयर करने का मकसद स्टूडेंट्स को ये बताना है कि आपके साथ अगर ये हो रहा है तो उस पर खामोश नहीं रहें। कई आपके पास तरीके हैं उस चीज़ के साथ आपको निपटने के लिए। अब एमफिल बड़ा बीएस के बाद एक टफ टाइम होता है स्टूडेंट्स के लिए, अपने थीसिस क्लियर करवाना, अपने वाइवास क्लियर करवाना, ये सब चीज़ें ये ज़्यादातर फीमेल्स के साथ होता है। ये जो मेल्स होते हैं ना, होता मेल्स के साथ भी है। हम भी यूनिवर्सिटी पढ़ के आए हैं, हमने भी टीचर्स के हरासमेंट को देखा है। मेंटली कोई ना कोई चीज़ रोक देते हैं आपके, कोई ना कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन लड़के जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा हौसला रखते हैं, किसी ना किसी तरीके से मामला अपने हल कर लेते हैं। लड़की जो होती है उसके लिए मुश्किल हो जाता है ये सारा मामला देखना ना। तो एमफिल की स्टूडेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट है बीजेडयू का। एमफिल की स्टूडेंट्स का नाम अभी मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसमें तमाम तर तफसीलात हमारे तक पहुँची हैं। उसका एमफिल का वाइवा जो है वो एचओडी की जानब से रोक लिया जाता है। अब उसके पीछे स्टूडेंट्स ने ये इल्ज़ाम लगाया है। अब वो इल्ज़ाम कंफर्म कैसे हो रहा है, वो स्टूडेंट्स कह कैसे रही है। स्टूडेंट ने गवर्नर को एक एप्लीकेशन लिखी है। गवर्नर जो चांसलर का मुकाम भी रखते हैं, तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर हैं वो, और उसके साथ वफाकी मुतसिब में भी उन्होंने दरख्वास्त दी है कि मेरे डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर अशरफ जो हैं वो मुझ पर हरासमेंट कर रहे हैं। अब हरासमेंट में उन्होंने लिखा क्या, वो बड़ा एक नाजेबा मतलब है उसके। वो कह रही कि मुझे टीचर्स अपने कमरे में बुलाते हैं कि आप मेरे कमरे में अकेली आया करें, अपनी दोस्तों के साथ ना आया करें। स्टूडेंट इस चीज़ की मज़ामत कर रही है कि मैं सर कभी भी अकेली नहीं आऊँगी, क्योंकि अपने सुपरवाइज़र के पास जाना होता है, अपनी चीज़ें चेक करवानी होती हैं, गाइडेंस लेनी होती है। उसका सिर्फ ये इनकार करना कि मैं अकेली नहीं आया करूँगी, मैं अपने क्लास फेलोज़ के साथ आऊँगी, इस चीज़ पर वो उसको नागवार गुजरता है और वो उसके रिजल्ट को रोक लेता है। स्टूडेंट को ये धमकी दी जाती है कि अगर आपने इस मेरी बात ना मानी, आप अकेली अगर मेरे पास पढ़ने नहीं आई तो मैंने आपका रिजल्ट रोक लेना है और आपको ये सारा जो आपने मेहनत की है 2 साल में आपको दोबारा करनी पड़ जाएगी। स्टूडेंट की किस्मत अच्छी थी कि उसने शायद किसी से मसला ये डिस्कस किया, तो जब ये कोई मसला हल ना हो रहा ना, फिर आवाम आती है मीडिया की तरफ। क्योंकि ये जो दरमियानी रस्ते हैं ना, वाइस चांसलर तक जाना, पुलिस तक जाना, यहाँ पे दरमियान में पैसा लग जाता है। अब मीडिया में जब मामला है, मीडिया को खबर मिल जाए तो मीडिया लाजमी उसको हाईलाइट करता है। तो ये जब खबर अखबारों में छपती है कि फलां एचओडी है जो टीचर स्टूडेंट को हरासमेंट कर रहा है, उसका रिजल्ट रोक रहा है, तो चूंकि एप्लीकेशन पहले से ही मुहतसिब और गवर्नर के पास गई पड़ी थी, जब ये बात मीडिया में वाज़ेह हुई तो उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया। गवर्नर ने मामले का नोटिस लिया। अब उनको तस्दीक भी करवानी थी कि क्या स्टूडेंट्स ठीक कह रही है या नहीं। तो गवर्नर के सेक्रेटरी ने मुहतसिब से इस मामले की तमाम तफसील ली कि आप लोगों के पास एप्लीकेशन आई, आपने इस पर क्या काम किया। तो मुहतसिब ने बताया कि ये सारी स्टोरी है, मामले की नज़ाकत बताई। तो गवर्नर ने इस पर डायरेक्ट वाइस चांसलर को लाइन पे लिया और बड़ी सर्जनिश की इस हवाले से। तो वाइस चांसलर ने भी अपना वही जो गुस्सा गवर्नर वाला था वो एचओडी को पर उतारा। तो वही एचओडी जो कई बहाने पेश कर रहा था कि आपका रिजल्ट इस वजह से नहीं इशू हो सकता, इस वजह से नहीं, वो सारे बहाने खत्म हुए और उस स्टूडेंट का रिजल्ट रुका हुआ था 21 दिसंबर से, और वो 5 जनवरी से पहले उसका रिजल्ट कंट्रोलर एग्जामिनेशन के पास पहुंच गया। अब काम सिर्फ इतना था कि स्टूडेंट का रिजल्ट ठीक था, पास थी, उसका मेरा रिजल्ट भी मेरे पास आया है, स्टूडेंट्स की तमाम डिटेल्स मैंने कलेक्ट की हैं, सब ठीक था उसका। बस सिर्फ और सिर्फ एक टीचर जो है वो अपनी ख्वाहिश की वजह से उस स्टूडेंट की 2 साल की मेहनत को दबाए बैठा था। अब यहाँ पे उस स्टूडेंट को तो इंसाफ मिला, लेकिन इस तरह की कई स्टूडेंट्स हैं, ना सिर्फ लड़कियां लड़के भी, जो टीचर की हैरेसमेंट का शिकार हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, आप टीचर वो ना एक इमोशनल ब्लैकमेल कर लेते हैं कि हम टीचर के खिलाफ कैसे जाएं। मैंने पहले भी इस शो में इस पर बात कर चुका हूँ कि अगर टीचर की जानब से आप पर किसी भी किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है, उस पर खामोश नहीं बैठें। जरूरी नहीं कि अगर आपका जो मुतलका हेड है वो नहीं सुन रहा, उसके ऊपर जो हेड है डीन है वो नहीं सुन रहा, तो बाकी इदारे भी हैं। आप मीडिया का सहारा ले सकते हैं, मुझसे का सहारा ले सकते हैं, चांसलर का ऑफिस आपको देखने, एक स्टूडेंट एप्लीकेशन भेज रही है, चांसलर का सेक्रेटरी उसे देखकर चांसलर को आगाह कर रहा है कि सर फलां यूनिवर्सिटी में ये इशू चल रहा है।
तो इस पर खामोश नहीं बैठें, इस मसले पर हमेशा आवाज़ उठाया करें। आपकी मेहनत है, आपके वालिदैन का पैसा है, वक्त है, जिसको किसी टीचर की ख्वाहिशात या किसी टीचर की नागवारी और नाराजगी के भीड़ ना चढ़ने। अच्छा में हिरासमेंट तो अब तालीमी इदारे क्या हर जगह आप कहीं पे भी जाएं तो हिरासमेंट के हवाले से आपको बहुत सारे केसेस जो हैं वो नजर आते हैं, तो स्पेशली इसके खिलाफ वाकई आवाज़ भी उठानी चाहिए और कभी भी ऐसे इश्यूज को दबाना नहीं चाहिए। चाहे लड़की के मामलात हम समझते हैं हमारी जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, हमारे लिए लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन हमेशा मसाइलों को देखते हुए ये नहीं करना चाहिए कि अपने आप को दबा लेना चाहिए और फिर कहें कि ठीक है जी। इस तरह के जो लोग होते हैं उनको मेरे ख्याल में उनको सजा मिलनी भी चाहिए और उनको दिलवानी भी चाहिए, ये हमारा फर्ज भी है। इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोहिया 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साले ये बताएं कि जैसे आप एक्सरसाइज करके आते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, मतलब ये बताओ कि अभी जैसे महंगाई है उसमें थोड़ा सस्ता बताओ जो लोगों के लिए बड़ी आसानी हो कि हाँ इजीली जो है आप सही खा सकते हैं। मतलब एक्सेसिबल जो चीजें होती हैं बड़ी सस्ती होती हैं, वो सबसे जरूरी क्या है, आपने जो इतना एक्सरसाइज की है, जो इतना ज्यादा आपने अपनी कैलोरीज बर्न की है सुबह के टाइम है, तो अंडे जो नॉर्मल होते हैं लेकिन थोड़ा उसको उबाल के खा लो वो जरूर है। आपने ऑमलेट बनाना है, उसमें स्पाइसेस मसाले और वो चीजें डाल के देखें। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि जिसने पतला होना है उसने ये चीजें अवॉइड तो करनी है। हाँ। और ये थोड़ी सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ एक हफ्ता बंदा होता है, उसके बाद वो आदी हो जाते हैं इन चीजों का, कहता है कि यार हाँ ये चाहिए। वेजिटेबल्स रहे अपनी डाइट में, हाँ वेजीज खा ले, वेजीज अफोर्डेबल है, सब्जियां अफोर्डेबल है। मतलब अब बंदा कह दे कि नहीं यार हमने वर्कआउट किया, मुझे चाहिए बीफ, मुझे उतना ही खाना है वापस, तो फायदा तुम्हारा वर्कआउट करने का। अच्छा, जाहिर सी बात है आपको इस तरह का चाहिए होता है, जिस तरह आपने ग्रिल कर लिया या आपने जिस तरह बारबेक्यू टाइप आप इस तरह, तो अब वो डेली तो आप अफोर्ड नहीं ना कर सकते। नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। तो आप वो हाँ, तो वो प्रोटीन आप अपना वेजिटेबल से भी ले सकते हैं, वेजीज लें। और वेजीज को ऐसा नहीं है कि इतना आप उसको ऑयल के अंदर कर दें कि तो जो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो आपने खत्म कर दिए, तो उसको भी अवॉइड करें और आप वही यूज करें। मतलब रोटी वगैरह आप चपाती वगैरह खा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं रोटी छोड़ देते हैं, यार अच्छा रोटी छोड़ दो। रोटी मतलब आप खा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है रोटी के अंदर ना, आप खाएं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप खा ज्यादा रहे होते हैं और आप जो अपना वर्कआउट कर रहे हैं या आपका मेटाबॉलिज्म कुछ लोगों का स्लो होता है, हाँ। तो वो खा ज्यादा, उनको नहीं पता होता वो क्या अपने यूजुअल तौर पे तो वो कम ही खा रहे हैं, लेकिन वो खा ज्यादा ही रहे हैं और उतना वर्कआउट नहीं कर रहे, तो वो बैलेंस नहीं हो रही चीज। आप खा जितना रहे उससे थोड़ा सा ज्यादा उसको आप निकालें, अपना ना वर्कआउट करें। मेटाबॉलिज्म तेज करने के बड़े तरीके होते हैं। आप लेमन जूस लें, आप ग्रीन टी पे आ जाएं, आप चाय पीते हैं आप ग्रीन टी पे आ जाएं। थोड़ा सा कैफीन है उसमें भी है, मतलब चाय में तो बहुत ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा कैफीन है, लेकिन ग्रीन टी आपका यकीनन मेटाबॉलिज्म तेज कर देगा। थोड़ा उसमें लेमन स्क्वीज कर दे। मैंने ये भी देखा कि ग्रीन टी में लोग पसंद नहीं आ रही थी, चीनी डाल देते हैं। मैं कहा फायदा यार आप लोग उसमें ग्रीन टी के अंदर चीनी कौन डालता है, तुम बगैर चीनी के पियो। चीनी मैं मतलब कि मेरे वालिद साहब और हम घर में बैठे होते हैं तो मैं उन्हें यही बता रहा होता हूँ कि मुझे मतलब फर्क जो पड़ा था ना, जब मैंने एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर ही किए, मैंने कहा सबसे बड़ा फर्क जो पड़ता है ना, ये आपको होता है कोल्ड ड्रिंक। चीनी जो है ना, ये सबसे नुकसानदेह चीज है। चीनी खत्म कर दो, आपकी आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। वो कहते हैं ना डायबिटीज के साथ 1000 बीमारियां आती हैं, तो यही है, चीनी के साथ 1000 बीमारियां आ जाती हैं साथ। तो चीनी खत्म कर दें। नेचुरल शुगर आपको मिल जाती है इसमें, फ्रूट्स में मिल जाती है आपको वो चीज, और आपको बहुत और चीजें जिससे आपको मिल जाएगी। वाकई है, बहुत सारे लोग जिन लोगों ने चीनी अपने खानों में से एक थोड़ा नमक का इस्तेमाल कम और चीनी जो है वो बिल्कुल खत्म की है, उनकी सेहत बहुत अच्छी है। मसाले भी लाइट, थोड़ा सा जैसे आप इन चीजों से हटेंगे ऑटोमेटिकली आप लाइट उस मसालों पे आ जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी कि जिस तरह हम, ये तो हमारा हो गया ना कि किस तरह का वर्कआउट जो है वो आपके लिए अच्छा फायदा दे सकता है आपको, वो क्या करना चाहिए। अगर लोग जो जिम नहीं जा सकते, जो ऐसा खवातीन के लिए स्पेशली टाइम नहीं है, घर के काम ज्यादा हैं या कुछ भी, वैसे अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। मैं कहती हूँ ये सिर्फ बहाने होते हैं, 1 घंटा भी अपने लिए जो आप निकालें जिसमें आप अपने आप को सेहतमंद रख सके, तो क्या करना चाहिए। कोई इजी कौन सी एक्सरसाइज जो है वो बड़ी बेस्ट रहेगी। 1 घंटा नहीं 30 मिनट भी कर ले बंदा, वो भी काफी है फॉर अ वुमन। लड़की अगर वो अपने आप को सिर्फ सेट और फिट रखने के लिए करना चाह रही है, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले आ जाती है हल्की सी वॉक कर ले। घर में रन तो नहीं कर सकती, रनिंग तो करने से रहेगी, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो साइकिल ले लेते हैं, ट्रेडमिल ले लेते हैं।
उसके अलावा जो अपने घर में वॉक शुरू कर दें। सबके पास स्मार्टफोन है, जिनके पास नहीं है, जिनके पास है वो अपने उस पर स्टेप्स काउंट कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो 1 मिनट काउंट कर लेंगे, यार टाइम देख के यार इतने मिनट मैंने चलता रहना है, और उन्हें खुद रियलाइज होगा कि यार अब ये थक रही हैं चीजें ना, ये थक रही हैं, अब मैंने बैठना है। ये बड़ा जरूरी है, ये कर सकती हैं। लेकिन वो अपने जिसे हम स्क्वाट्स कहते हैं वो कर सकते हैं। मतलब उनको अगर कोई उर्दू में बोला जाए उठक बैठक जिसे हम कहते हैं, मैंने भी पहलवानी की है, हम उठक बैठक करते थे, हम स्पाटे लगवाते थे, वो लड़की उठक बैठक करें, अपना ये करें, मतलब आप अपने कैलोरीज बर्न करें, आपका बेली फैट बर्न हो रहा है। दूसरा हो जाता है कि एक फ्लोर मैट ले लें, कुछ भी ले लें, उस पर लेट के ना लेग रेजेस ऐसे स्टिल रहें और अपनी लेग को ना, अपनी बॉडी को, ये जो ये बॉडी का पार्ट है इसको स्टिल रखें और लेग को ऊपर नीचे ये बेली फैट कम होगा। ठीक है, बेली फैट। हाँ, ये तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी एक्सरसाइज आपकी यूट्यूब पे भी आगे जिनके लिए एक्सेसिबल है, और वो 30 मिनट्स का वर्कआउट होता है। 30 मिनट्स का आप डेली करेंगे तो आपको फर्क नजर आएगा। सही। अच्छा साले, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? इस मैसेज ये फिट रहे और फिट रहे, जितना जरूरी है उतना खाएं, ज्यादा ना खा लें, शादियों वाला समझ के ना खाएं, जैसे शादी में जाके खाते हैं, शादियों में भी जाके जो लोग बहुत खाते हैं और जाया करते हैं, शुगर कम करना। बहुत शुक्रिया साले आपका। शकील आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। फरूख तैमूर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एडवोकेट एक्सपर्ट्स फैमिली केसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और आज इनसे हम बात करेंगे निकाह पर, जिस तरह शादी के बहुत सारे मसाइल हैं जी। आजकल देख रहे हैं हम तलाक के केसेस में भी जो है उसकी शरह में इजाफा होता जा रहा है। क्या क्या मसाइल हैं इस टाइम, इनसे बात करेंगे। क्या इस तरह के लॉज बनाए गए हैं, कौन से ऐसे कानून और आइन हैं जिनमें थोड़ी सी तरमीम भी की गई हैं, इस हवाले से इनसे बात करेंगे। और साथ ही जिस तरह मौसम जो है मुल्तान का बड़ा खूबसूरत हुआ है, मौसम की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से जो है जानते हैं। आज हमारे साथ हसन मलिक मौजूद हैं, तो हसन से जानते हैं दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, मुल्तान शहर और गिरदोनवा के अगर आज के मौसम की बात करें तो मुल्तान शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध के साथ साथ ठंड का राज दिखाई दे रहा है। और गुज़िश्ता कई दिनों की तरह आज भी मुल्तान शहर में यख बस्ता हवाएं चलने की वजह से मुकम्मल तौर पर इंसान के दांत बजने पर भी मजबूर हैं, कपकपी भी तारी है, और शदीद ठंड की वजह से इंसान शिवरिंग तारी हो चुकी है इस वक्त। और मुकम्मल तौर पर इंसान का, अगर ये कहा जाए कि खून जमा देने वाली सर्दी है तो ये बात हरगिज गलत नहीं होगी। आज अगर शहर के और गिरदोनवा के मौसम की बात करें तो मुल्तान शहर में शदीद ठंड के साथ साथ धुंध का भी काफ़ी ज़्यादा राज दिखाई दे रहा है, जिसके बायस हद निगाह भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। स्पेशली और स्पेसिफिकली अगर मोटरवे की और फ्लाइट ऑपरेशन की बात करें तो मुकम्मल तौर पर मोटरवे को बंद कर दिया गया है। फ्लाइट ऑपरेशन हर किस्म की फ़्लाइट के लिए मुअत्तल कर दिया गया है और हद निगाह काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है इस वक्त। अगर शहर के हद निगाह की बात करें तो इस वक्त मुल्तान शहर में तकरीबन 300 मीटर के करीब हद निगाह रिकॉर्ड की गई है। गिरदोनवा की बात करें तो तकरीबन 200 से 220 मीटर के दरमियान रिकॉर्ड की गई है। और M4 मोटरवे और M5 मोटरवे को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। फ्लाइट ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। तर्जमान मोटरवे की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अव्वल तो शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें, जो शहरी सफ़र कर रहे हैं वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, और अगर किसी किस्म की उन्हें प्रॉब्लम है या किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है तो वो 130 हेल्पलाइन मोटरवे की जो है उस पर वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर शहर के मौसम की बात करें तो आज मुल्तान शहर में काफ़ी ज़्यादा ठंड के बायस दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने को आ रही है, जो कि आज 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर अभी की बात करें तो अभी मुल्तान शहर का दर्जा हरारत तकरीबन 8 डिग्री के करीब है, जो कि फील्स लाइक 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। और हवा में नमी का तनासुब भी शदीद। बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और इसके साथ ही जो है हसन, मुझे लगता है हसन को खुद को भी जो है ना अच्छी खासी सर्दी लगी हुई थी, क्योंकि ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अपनी सेहत का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके साथ ही जिस तरह हम बात कर रहे थे कि इस टाइम निकाह के हवाले से, कि इस टाइम जो है क्या लॉ जो है वो लेकर आए हैं, इस हवाले से सबसे पहले बताइएगा निकाह नामे के हवाले से। जी मैडम, ये निकाह नामा जो हम होता है मियाँ और बीवी के दरमियान, ये एक इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे हम सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, कि इन दोनों को ये जोड़ के रखता है कि ये हमारी शरायत है, इस पे हमने कायम रहना है।
ठीक है ना। ठीक है। ये निकाह ही है जो इन दोनों को ना जोड़ के रखता है इसके साथ। इसके साथ ही इस्लामी कानून मौजूद हैं। इसके इस्लामी कानून को देखते हुए पाकिस्तान में जो कानून बनाएंगे, मुस्लिम फैमिली लॉ है, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है, ठीक है ना। फैमिली उसके कानून के मुताबिक उन्होंने फैमिली कोर्ट्स बना दी, फैमिली कोर्ट्स एक्ट बना दिया कि इस कानून पे अमल दरामद के लिए फैमिली कोर्ट्स बनाई गई कि उनका तरीकाकार क्या होगा, उनकी मतलब किस तरह कोर्ट ने वर्क करना है। तो इसी तरह से ये अब इसने सर चल पड़ा है। निकाह में तकरीबन 25 कॉलम हैं इसमें जो फिल किए जाते हैं, जो हैं जो उसमें जो खास कॉलम देखा जाता है वो हक महर का देखा जाता है कि हक महर क्या है, कितना दिया गया है। अच्छा, मोस्टली हम देखते हैं जिस तरह के मसाइल चल रहे हैं उसमें सबसे पहले आता ही हक महर है। ऐसी है बिल्कुल। अच्छा, फिर क्योंकि ये आज जिस तरह हमारा मुआशरा है, हमारे मसाइल बहुत ज्यादा है, बेटियों के मामले में वैसे पेरेंट्स बड़े इनसिक्योर होते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम जब निकाहनामे हो तो हक महर में कुछ इतना हो कि अगले को थोड़ा सा बांधा जाए, उसको थोड़ा जाएगा यार हमारी बेटी के साथ जो है वो ज्यादती ना हो सके। ऐसी है। अच्छा, इसमें ना दो किस्म के हक महर होते हैं अब हमारे इसमें निकाह में। एक होता है मुअज्जल, एक होता है मुवज्जल, जिसे हम प्रॉम्प्ट और डेफर्ड डावर कहते हैं। मुअज्जल जो है ना वो होता है जो मौके पे देना होता है निकाह के वक्त। लेकिन प्रैक्टिस में यही चल रहा है कि मुअज्जल लिख देते हैं, बाद में जब बीवी डिमांड करती है या बाद वक्त इंदल तलब लिख देते हैं हक महर के आगे कि जब बीवी डिमांड करेगी उस वक्त। एक होता है मुवज्जल, ठीक है ना, जिसे गैर मुअज्जल भी कहते हैं हम। वो होता है कि आपकी रेजोल्यूशन हो गई हो निकाह की, तलाक हो गई हो, या उसने खावन ने दूसरी शादी कर ली हो, या खावन फौत हो गया हो, वो तब जाके मिलता होता है। तो इसमें पेरेंट्स ज्यादातर कोशिश यही करते हैं कि मुअज्जल लिखवा लें, ज्यादा लिखवा लें ताकि वो, लेकिन पेरेंट्स को भी चाहिए ना थोड़ा सा कि आगे खावन की भी हैसियत देखें कि क्या वो इतना दे सकता है या नहीं दे सकता। और ये झगड़े इसी वजह से फिर आते हैं आगे। हाँ। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को इसे देखे, क्योंकि फैमिली केसेस जिस तरह हम बात कर रहे थे कि तलाक की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उसमें हम यही देखते हैं कि फिर इन दी एंड क्या होता है कि आपको कोर्ट कचहरियों के ही आपको ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। अगर किसी ने खुला लेनी है तो उन दोनों में से जाहिर सी बात है औरत जब खुला लेती है तो वो इसी तरफ रुख करती है। हाँ, तो वो भी तमाम चीजें जो हैं वो उनकी बेस जो आ जाती है ना, वो ये थी कि समटाइम जो मेल होता है वो अदा नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से फिर सजा भी वो काटता है, मतलब इसके बाद फिर अच्छा, ऐसे इधर मैं बात करूंगा ना, अभी रिसेंटली ना एक फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट आई है हक महर के रिलेटेड ना, जो खुला लेते होने है ना। शुरू में ऐसे होता था कि बीवियां हक महर तो लिखवा लिया जाता था। हाँ। बाद में अगर उनकी नहीं बनी 6 महीने बाद, साल, मोस्टली ये होता है 6 महीने साल मैक्सिमम ये होता था, जो लव मैरिज होती थी या दूसरी थी, तो उसमें ना वो आके कोर्ट से खुला ले लेती थी, हक महर भी ले लेना और खुला भी ले लेना। अब फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस चीज को रोकते हुए ना, खुला को रोकते हुए कि खुला को रोका जाए, तो उन्होंने हक महर जो है ना वो सारा खत्म कर दिया। अगर बीवी खुला लेगी तो हक महर 100% वो वापस करेगी। अगर ले भी लिया ना उसने खावन से तो खुला की सूरत में उसको वापस करना पड़ेगा। अच्छा, जिस वजह से खुला में जो दायरी है वो कम हुई है। अच्छा, अगर मर्द खुद डाइवोर्स दे तो देन औरत जो है वो हकदार है, वो 100% फिर 100% हकदार है वो लेने की, वो 100% लेगी। और अगर वो खुद खुला लेती है देन फिर वो अगर ले भी लिया है उसने तो 100% वापस करेगी हक महर, जितना चाहे वो 100% वापस करेगी। 100%, चाहे वो सोने में मद में लिया हो, चाहे वो रकम की मद में लिया हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की मद में लिया हो, जो कुछ भी उसने लिया होगा अगर वो खुद खुला लेगी तो वो उसने वापस रिटर्न करना। अच्छा, ये तो फिर मर्दों को फायदा हो गया। मर्द आज भी जो है इसके मतलब ज्यादा चौड़े हो जाते हैं कि अच्छा यार ये तो वापस जो है वो फिर। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि ये एक जैसे हम बात करते हैं ना तलाक की, जब भी बात आती है तो जाहिर सी बात है ये अल्लाह के लिए भी जो है हम बात करते हैं कि नापसंदीदा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मोस्टली अब ज्यादा जो केसेस आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं क्या वजूहात हैं, ये क्या रीजंस हैं? इसमें देखें जैसे अब सोशल मीडिया आम हो चुका है। हाँ, इसमें ड्रामे हैं, पाकिस्तानी ड्रामे, इंडियन ड्रामे, इन्होंने बड़ा काम खराब किया, सारा काम खराब किया। वो अब देखना ड्रामे में देख लें आप, उसमें यही कुछ दिखाया जा रहा है, झगड़े दिखाए जा रहे हैं। ऐसे ही है, सास बहू के झगड़े हैं, खावन के झगड़े हैं, बीवी के साथ झगड़े हैं। अच्छा, उसकी बहन खावन की बहन के साथ उसकी नहीं बन रही होती। ये मतलब ड्रामे में यही कुछ दिखा रहे होते हैं। उसी को देख के उनकी सोच जो है ना उसी तरह बन जाती है। और दूसरी जो इसमें जो मेन बात है वो ना अदम बर्दाश्त है। थोड़ी सी बात है, इसने मुझे थोड़ी सी बात की क्यों है, ये ना एक अदम बर्दाश्त और ये जो ड्रामे सोशल मीडिया करती है, ये अगर इस पे चीज पे कंट्रोल हो जाए ना तो ये डेली बेसिस के झेड़े झगड़े जो कोर्ट्स में आ रहे होते हैं ये कम हो जाएंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जाहिर सी बात है ये तो बड़ी एक होती है लास्ट स्टेज जिस पे आप कहते हैं कि यार बस अब नहीं हम लोग चल सकते,
क्या इस हवाले से काउंसलिंग भी की जाती है कि इस केस को हल किया जाए कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो सुलह करवा दी जाए, और ताकि क्योंकि हमारे माशरे में है कि बच्चे ज्यादा फेस करते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हमारे बच्चों के इसीलिए बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर बच्चे वालिद से ज्यादा अटैच हैं तो फिर माँ के साथ जो है उनको रहना पड़ जाता है और बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब बच्चों की अपनी एक होती है साइकी। इसमें जैसे आप कह रहे हैं काउंसलिंग के लिए, जब आप केस दायर करते हैं ना, इधर कोर्ट ने एक प्रोसीडिंग रखी होती है मसालत की, जिसमें दोनों मियाँ बीवी को बिठा के उनके एक राजीनामे की कोशिश कराई जाती है। अगर उसमें कोशिश हो गई कामयाब कोर्ट्स की तो उसमें राजीनामा हो जाता है, केस आगे चलता नहीं, फिर वापस हो जाता है केस। लेकिन मोस्टली यही होता है कि वो जो माइंड बना के आते हैं ना कोर्ट में, वो इसी माइंड से आता है कि नहीं मैंने इसको आगे लेके जाना है। तो बहुत कम इसमें मसालत का काम जो होता है वो कामयाब होती है, अदरवाइज ऐसे ही वो आगे चलते हैं। बच्चे बेचारे वो छोटे छोटे होते हैं, वो भी कोर्ट्स में बैठे होते हैं, वो कभी बाप को देखते हैं, कभी मां को देखते हैं। बड़ा वो एक तकलीफ दे उस टाइम होता है कि आप बच्चों को उस तरीके से नहीं देख सकते। बच्चे क्योंकि बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते हैं, शायद मियाँ बीवी भी कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर इसके असरात जो है वो बहुत ज्यादा वो बेचारे बैठे होते हैं, वो कभी बाप की तरफ देखते हैं, कभी माँ की तरफ देखते हैं, और माँ की तरफ जाना चाहते हैं माँ उसको पकड़ लेते हैं, बाप की तरफ बाप उनको पकड़ लेता है। अच्छा, निकाहनामा क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा जरूरी है, तो निकाहनामा जो है वो स्पेशली हम ये होता है कि हमारे जिस तरह शादियां होती हैं तो हम देखते हैं कि बच्चियां हैं या मर्द हजरात हैं, उन्होंने जस्ट साइन करना होता है, या एक मौलवी आपके साथ होता है, उसने आपको निकाह आपके साथ होता है, कुछ पढ़ा और उसके बाद देन आपने साइन किया, सिग्नेचर किया, उसके बाद आपने जो पूरा एक निकाहनामे के जो पेपर होते हैं 3 पेजेस होते हैं ना, आई थिंक 3 पेजेस, आपने उस पर 3 पेजेस को उसको पढ़ना कितना जरूरी है, मतलब मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। देखें ये ना निकाह अभी जैसे आप कह रहे हैं कि बस उनको आगे पेश कर दिया जाएगा, वो ऊपर साइन कर देते हैं, सिर्फ अच्छा जी शौक है आपने साइन करने कबूल है आपने साइन किया और दैट्स इट। असल में ये बहुत जरूरी है, मियाँ को भी बीवी को भी दोनों को ना ये निकाहनामा पहले पढ़ना चाहिए कि हम आया वो चीजें हैं, आया कि वो चीजें हैं। अच्छा वो पढ़ते हैं नहीं, वो भी बाद में जब वो थोड़े से मसाइल शुरू हुए शादी के बाद, फिर अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, ये भी था, ये तो मुझे आप लोगों ने नहीं बताया था। अच्छा, निकाहनामा मौजूद भी तो नहीं होता ना, अक्सर तो मर्द हजरात अपने पास ही रख लेते हैं, औरत को देना। हालांकि एक पार्ट मर्द का होता है, एक पार्ट बीवी का होता है, और एक पार्ट यूनियन काउंसिल के लिए होता है, और चौथा पार्ट वो निकाह जो करवाता है निकाह का, वो अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखता होता है। ठीक है ना। अगर हमारे माशरे में बहुत कम जो खवातीन की तरफ हो गए कि वो जाते हैं उनसे मौलवी से निकाह ले आए, वो खवातीन लेता है, वो अपने पास रखता है, उनके पास होता नहीं है। बाद हुआ तो ये खवातीन वगैरह धक्के भी खाती रहती, निकाह नहीं मिलता उनको, निकाहनामा नहीं मिलता उनको। तो इसमें जो होता है ना, इनको दोनों खातून को निकाहनामा क्यों नहीं मिलता? लेते नहीं है ना, असल में मसला ये है, ले लें क्यों नहीं मिलता, मिलता है। अच्छा अब देखें, अब निकाह दूसरा हो गया, शादी हो गई, निकाह हो गया, चले मौलवी चला गया, अभी उन्होंने फिल करने बाद में, तो अब वो बाद में कौन जाए, वो ले कौन ना ले, वो ना बहुत कम इसमें जो है वो जाते हैं। अच्छा, जिस तरह से एक निकाह में रजिस्ट्रार के पास निकाहनामा आपका रजिस्टर्ड हो गया, देन उसके बाद निकाहनामे के बाद आगे क्या आप कहाँ जाता है निकाहनामा? निकाह खान उसको निकाह दर्ज करता है, वो जाके यूनियन काउंसिल में अपना निकाह जमा करता है, वो कंप्यूटराइज उसमें निकाह रजिस्टर करते, वो ऑनलाइन रजिस्टर हो जाता है। ठीक है, वो एक आपके पास वो सबूत हो जाता है, वो यूनियन काउंसिल में ही जमा होता है वो निकाह जो होता है। आपने किसी कोई निकाहनामा लेना है तो आप यूनियन काउंसिल जाएंगे, ठीक है, उनसे कहेंगे, ये उनको नाम को वाइफ बताएंगे, हस्बैंड वाइफ के डेट बताएंगे कब शादी हुई, वो उसके मुताबिक रिकॉर्ड देख के वो आपको निकाहनामा मुस्तरका भी जारी कर सकते हैं। ठीक है, ये यूनियन काउंसिल में ही मौजूद है। सही है, तो वहां से आप निकाहनामा इजीली जो है आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके साथ साथ और क्या इस तरह निकाहनामे में चीजें मौजूद होती हैं जो कि आप समझते हैं कि बहुत ज़रूरी हैं और तमाम उनके लिए जो मेल है या फीमेल है उनको पढ़ना चाहिए? उन तमाम इसमें जो कॉलम हमारा है ना 20-21 कॉलम जो है ना, वो खवान के रिलेटेड है। अच्छा, कि आया कि वो पहले शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। अच्छा, इसमें बात करते हैं नाज़रीन, अभी अपने ब्रेक पे जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन जी, हम निकाहनामे की बात कर रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं उसमें शामिल। अच्छा, जैसे मैं बता रहा था कि ये जो कॉलम नंबर 20-21 जो है ना, हाँ, स्पेशली जो है ना वो खावंद के लिए है। ठीक है, इसमें उसमें बताना होता है कि क्या वो पहले शादीशुदा है, अगर है तो पहले बीवी का नाम सारी डिटेल बताएगा। उसमें बात ये होगा कि बच्चे का है, दूसरा कॉलम भी बच्चे इसमें आपके हैं, अगर बच्चे हैं तो उनके नाम सारे डिटेल बतानी होती है। अगर वो नहीं बताएगा, छुपाएगा, कल अगर उसके बच्चे या बीवी निकल आती है, ये भी एक जुर्म है जिसमें बीवी जो है वो फैमिली कोर्ट से रजू करके उसके खिलाफ केस दायर कर सकती है। ठीक है, जिसमें उसको सजा भी हो सकती है 1 साल तक और 5 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है।
ठीक हो गया। ठीक है ना, अगर वो इसमें वो ये साबित करेगी कि मेरे इजाजत लेके शादी की हुई है तो फिर तो उसकी बचत है, अदरवाइज उसकी बचत नहीं है। अच्छा। ये लाजमी होता है ये। अच्छा, जैसे अभी हम देख रहे हैं हमारे इसमें हम देख रहे हैं कि दूसरी शादी जो है वो आम हो चुकी हुई है। अच्छा, अभी इसमें जो है बहुत सारी अभी कंफ्यूजन भी चल रही हैं। कुछ कहते हैं कि अच्छा इसमें अभी कुछ इस तरह का कानून आया है कि आप शादी कर सकते हैं चाहे आप पहली बीवी से आपको इजाज़त लेने कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ में है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर नहीं आप उससे इजाज़त लेंगे देन आपको सज़ा भी काटनी पड़ेगी, आपको जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। कुछ इस तरह के मसाइल भी हैं, तो इसको भी ज़रा क्लियर कर दें कि क्या अभी जो नया कानून आया है उसके मुताबिक क्या है। जो अभी हमारे नया कानूनी इसमें अमेंडमेंट आई है मुस्लिम फैमिली लॉ में। अच्छा। अमेंडमेंट की गई है कि अगर कि खवन पहली बीवी से इजाजत नहीं लेगा, पहली बीवी से मतलब यूनियन काउंसिल, ठीक है, यूनियन काउंसिल से अगर इजाजत पहले यूनियन काउंसिल पहली बीवी, क्योंकि हमारे जो इसमें माशरे में ना पहली बीवी की इजाजत, पहली बीवी की इजाजत, पहली बीवी की इजाजत है, लेकिन कानून में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो है यूनियन काउंसिल। ठीक है, अगर बीवी इजाजत दे भी देगी तो बीवी को आपने यूनियन काउंसिल लेके जाना है। ठीक है, वहाँ उनको पेश करेंगे, वो वहाँ की जाके बयान हल्फी देगी, बताएगी कि मैंने इसको इजाजत दे दी है दूसरी, तब यूनियन काउंसिल उनको सर्टिफिकेट जारी करेगी दूसरी शादी का। ठीक है। अच्छा, इसमें जो अब कानून जो आया है उसमें कानून में ये कहा गया है कि अगर खावन यूनियन काउंसिल की परमिशन लिए बगैर, मतलब पहली बीवी से परमिशन लिए बगैर दूसरी शादी करता है तो उस बीवी के पास इख्तियार है कि वो फैमिली कोर्ट को उन्होंने इख्तियार दिया है कि उसमें जाके एक इस्तगासा होता है हमारा फैमिली कोर्ट के फैमिली लॉ के तहत, वो दायर करेगी। उसमें वो प्रूव करेगी कि इसने मेरी इजाजत के बगैर ये जैसे दूसरा निकाहनामा पेश कर दिया, उसकी शादी का कार्ड पेश कर दिया, तो जब वो प्रूव हो जाएगा तो फैमिली कोर्ट जो है वो उस खावंद को 1 साल तक सजा और 5 लाख रुपए तक जुर्माना करेगी। सही, ठीक है ना। अगर इसमें अब इजाजत किससे लेनी है? यूनियन काउंसिल से लेनी है। सही है। अब खावंद के पास ग्राउंड्स हैं, कुछ ग्राउंड जिसमें यूनियन काउंसिल उनको इजाजत दे सकती है, जैसे कि बच्चे नहीं हो रहे, वो एप्लीकेशन देगा यूनियन काउंसिल की मुझे बच्चे नहीं हो रहे, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हुआ, तो यूनियन काउंसिल इस ग्राउंड को वैलिड अगर देखे कि वाकई इसकी ग्राउंड वैलिड है तो उसको दूसरी शादी की परमिशन दे सकती है। अच्छा। या कि वो देखे कि बीवी लंबे अरसे से बीमार चली आ रही है, ठीक है, उसके हकूक पूरे नहीं कर पा रही, ये ग्राउंड्स अगर उसको वैलिड लगेंगे यूनियन काउंसिल तब जाके वो उसको इशू करेगी। अगर यूनियन काउंसिल का सर्टिफिकेट उसको इशू हो गया फिर तो उसके लिए ईजी है, वो दूसरी शादी इजीली कर सकता है बीवी की परमिशन के बगैर। ठीक है, ठीक हो गया। अगर उनको इशू नहीं होता, यूनियन काउंसिल इशू नहीं करती, फिर वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। फिर उसके लिए उसके वही है कि उसको सजा होगी, एक साल तक सजा होती है, 5 लाख तक जुर्माना होता है। ये जो हमारे नए कानून फैमिली लॉ में अमेंडमेंट की गई वो ये की गई है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ हम जिस तरह अगर हक महर की बहुत सारे जैसे हम मसाइल देखते हैं कि हक महर में कुछ अगर जेवर लिख दिए जाते हैं या कोई प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी जाती है, या आपने कुछ लोग तो जो होते हैं ना वो कहते हैं सुन्नत के मुताबिक जो पिछले उसमें चल रहा है ना उसी के मुताबिक लिख दो, तो इसके हवाले से भी बताइएगा। अच्छा, इसका क्या है? इसमें जो हक महर जो है ना, हक महर जो कहते हैं सुन्नत के मुताबिक या शरीयत के मुताबिक मोस्टली 5,000 10,000 ये लिखवा दिया जाता है। हाँ। ठीक है ना, जो उसको फिर मुअज्जल करके ये दे दी है। उसके बाद बाकी कुछ होते हैं जिसमें जेवर लिख देते हैं, क्योंकि कॉलम नंबर 14, 15, 16 ये 3 जो कॉलम है ये हक महर की कॉलम है। ठीक है ना। एक पहले कॉलम में कितनी रकम जो लिखेंगे पहले में कि ये रकम ये हक महर तय हुआ है, और दूसरे कॉलम में ये पूछा गया है कि इसमें कितनी तय हो चुकी है, दे दी गई है, कितनी नहीं दी अभी रिमेनिंग है, वो उसमें लिखेंगे। ठीक है, ये मतलब कितनी मुअज्जल है, कितनी मुवज्जल है या कितनी गैर मुअज्जल है। और जो चौथा है वो है प्रॉपर्टी के लिहाज से कि क्या हक महर में कोई प्रॉपर्टी दी गई है तो कहाँ दी गई है, उसकी या कीमत क्या है, किस जगह पे मौजूद है, कितनी प्रॉपर्टी है। जैसे 5 मरले, मुझे आजकल तो ये चल रहा है ना, 5 मरले का मकान हो या 10 मरले प्लॉट हो, हाँ। इस टाइप की। अगर इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात हम निकाह जब होते हैं, वो जैसे आप पहले कह रहे थे कि आगे रख दे साइन कर देते हैं, ये कॉलम छोड़ दिए जाते हैं, बस साइन वगैरह करा के ना ये कॉलम छोड़ दिए जाते हैं। अच्छा, क्योंकि बड़ों हम लोग हमेशा यही देखते हैं कि बड़ों में ये चीजें डिसाइड होती हैं और डिसाइडेड के बाद उनको ये होता है कि सिर्फ बच्चों से तो आपने साइन ही कराने हैं ना कि कबूल हो गई है, शादी हो गई है। तो ये जो चंद चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं लड़की के लिए भी या लड़के के लिए भी, दोनों के लिए, तो वो बड़े ही डिसाइड करते हैं। ऐसे में जैसे कि ना ये जो हक महर है ना, ये तो बीवी का ना हक है ना एक, ठीक है ना। मतलब ये तो उसका राइट है। जब आप कबूल है वो करवाते हैं ना उनसे, तो मौलवी लाजमी कहते हैं कि इस हक महर के एवज फलाने से आपका निकाह कराया जा रहा है कि आपको कबूल है, ठीक है ना। वो मतलब हक महर का कुछ हिस्सा लाजमी बयान करता है। वो कौन सा करता है? वो शरीयत वाला जो 5,000 10,000
इसके एवज आपको कराया जा रहा है, क्या वो कबूल है? और बाकी जो नीचे लिखा होता है ना, वो नहीं वो कराया जाता। या मर्द है, अब फॉर एग्जाम्पल मर्द को नहीं पता कि कितना हक में लिखा जा रहा है, उसको यही जब वो नहीं पता, वो जैसे कहते हैं ना साइन कराते हैं, वो पीछे बैठ के मौलवी साहब बैठे हैं, उनकी फैमिली बैठी है, पीछे लगे होते हैं और सारा फिल करके चलें जी अब आगे कबूल है की बारी। जब मर्द से पूछते हैं भी इतने 10,000 के एवज आपसे फलानी के साथ निकाह कि आपको कबूल है, वो कहता है जी कबूल है। और उसको बताओ नीचे क्या लिखा हुआ है, 10 मल्ले की कोठी है, 10 तोले सोना है, वो भी तो उसको बताओ ना। जो जब बाद में वो निकालना मतलब अच्छा ये भी था, 10 तोले सोना भी है, 10 मल्ले कोठी भी है। लेकिन ये चीजें थोड़ी होती है ना, ये बड़ी क्रिटिकल है इनमें, इसलिए इन खावंद को चाहिए और बीवी को भी चाहिए, ये दोनों बैठ के पहले साइन करने से पहले एक बार सारा निकाहनामा पढ़ लें। कोई जल्दी नहीं है। मेरे ख्याल में अब ये चीज भी जरूरी है कि जितना राइट अगर मर्द को दिया हुआ है उतना औरत को भी होना चाहिए कि अगर मर्द के पास निकाहनामा मौजूद है तो खातून के पास भी होना चाहिए ना। लेकिन जो राइट है ना वो तो है, बिल्कुल है, राइट अवेलेबल है उनके पास, खातून के पास राइट अवेलेबल है। 4 पार्ट होते हैं निकाहनामे के, एक मर्द के लिए होता है, एक औरत के लिए होता है, एक यूनियन काउंसिल के लिए और एक निकाह खां के लिए। सही ठीक है। जब निकाह हो गया उस वक्त तो निकाह हो गया, मौलवी चला जाता है, वो बाद में बाकी पार्ट फिल करता रहता है। हाँ। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस मौलवी के पास जाएं। अच्छा, ऐसा थोड़े जो निकाहनामा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होते, बहुत सारे ऐसे निकाह होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं करवाए जाते, उसके हवाले से भी बताइएगा उसका क्या है? देखिए इसमें निकाहनामा रजिस्टर करना तो बिल्कुल लाजमी है, ठीक है ना। जो आप कह रहे हैं छोड़ दिया जाए यार, जिसके पास रजिस्ट्रार के पास पड़ा हुआ है उसके बाद उससे नहीं लिया, या आपने यूनियन काउंसिल में जाके जमा नहीं करवाया, आपने उसको नादरा में नहीं इंटर करवाया। पहले ना ये होता था ऐसा। अच्छा। ऐसा चल रहा था कि बस मौलवी ने निकाह पढ़ाया, बस निकाह अपने पास ही रख लिए। हाँ। ना यूनियन काउंसिल जमा कराते थे, ना वो साल बाद जाके जमा कराते होते, क्योंकि इनसिक्योरिटी बहुत सारी अपने मर्द हजरात ये बड़े इशू बने इस दौरान। ठीक है ना। अब हुकूमत ने ना इस चीज को, इशू को ना रिजॉल्व करते हुए बड़ी सख्ती के साथ जो निकाह ख्वाह होते हैं उनके लाइसेंस बनाए हैं और देख के लाइसेंस बनाए हैं कि ये वाकई के ये कैपेबल है इस चीज का। उसके बाद उसको पाबंद किया है कि आपने जो आपका निकाह रजिस्टर है, हाँ। ये आपने यूनियन काउंसिल जमा कराना है। सही। ठीक है। और यूनियन काउंसिल उसको बकायदा मॉनिटर करे, और ये लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं हेड होते हैं ना, वो इनको सारी चीजें ये देख रहे होते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी शिकायत है आप लोकल गवर्नमेंट के पास चले जाए, उसके डायरेक्टर होता है या जो भी इनका हेड होता है, उनको आप एप्लीकेशन देंगे ये हमारा इशू है, ये नहीं कर रहा है, और उस निकाह खान के खिलाफ पर्चे भी होंगे जो ये नहीं कराएगा, रजिस्टर नहीं कराएगा, और उसके जुर्माने भी होंगे और उसका लाइसेंस भी मनसूख होगा। ये हुकूमत ने ये इकदाम उठाए हैं इन दिनों में, कुछ दिनों में पहले ना ये इकदाम उठाए। अब ये इशू जो है ना निकाह रजिस्टर नहीं हो रहा है। बाकी जो है जो फेक निकाह करते हैं या इस तरह के जो केसेस से बचने के लिए वो रजिस्टर नहीं कराते, वो बस पार्ट पे ले लिया, निकाह करा लिया, उसके बाद अपने एक सबूत के तौर पे रख देती, रजिस्टर आगे ना करवाया। अगर जैसे आप देखते हैं आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, लड़की भाग जाती है, वो लड़का भगा आता है, बस कहीं जाके निकाह कर लेते हैं, आगे रजिस्टर कराते नहीं उसको। जो एक तो ये एक तो अपने यूनियन, जिस तरह आपके प्रॉपर एक शादी, जिस तरह बहुत सारे लोग जो आके कोर्ट में निकाह करते हैं, कोर्ट का अपना एक तरीकेकार होता है, वो सेम निकाहनामा उसी तरीके से शादी होती है या डिफरेंट होता है? नहीं देखिए अब ये जो बन चुके ना कोर्ट मैरिज, ये वही होता है तरीकाकार। अच्छा, सेम है। सेम। वो आते हैं वकील के पास, आ गए जी हमने निकाह करना है। क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें उनके साथ उनके घर वाले मौजूद नहीं होते। कोई दोस्त अहबाब चंद एक होते हैं, किसी के साथ नहीं भी होते, तो अगर सिर्फ लड़का और लड़की मौजूद हो तो देन उसका इसमें ना, ये मैं आपको बता रहा था जैसे कि ये आ जाते हैं, निकाह वैसे ही होता है जैसे आप रूटीन में देखते हैं। मौलवी को बुला लिया जाता है, मौलवी आके वही निकाह पढ़ाता है इनका। अच्छा। निकाह पढ़ाने के बाद जो कोर्ट मैरिज का जो मतलब हमारा जो मशहूर हुआ है ना वो यही हुआ कि बस मौलवी से निकाह पढ़ा लिया। हाँ। अब जाहिर बात है पीछे वो भाग के आए, पीछे उन्होंने पर्चे वगैरह कराए होते हैं। अच्छा, इसको बात करते हैं बिल्कुल जी। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फरहान अहमद अंसारी है। मैं एक आम शहरी ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत से लोग निकाह कर लेते हैं, उनका इंदिराज नहीं होता, वो खुफिया निकाह कहलाता है, तो उसके बारे में कानून क्या है? मैं फरूक तैमूर साहब से पूछना चाहता हूँ और शरीयत उसके बारे में क्या कहती है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम खैर इसी पे बात पहले कर भी चुके हैं जी, दोबारा से जो है उसको जी जैसे अभी हम कुछ देर पहले इसी पे बात कर रहे थे। इसमें ये होता है कि निकाह रजिस्टर आप करना लाजमी है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि हुकूमत ने इसमें सख्ती से इकदाम उठाए हैं कि अब जो निकाह खां है उसकी जिम्मेदारी बना दी गई है कि उसने निकाह करना है, उसके बाद जो निकाह रजिस्टर है उसको लेके यूनियन काउंसिल जाना है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भी खुफिया रखा हुआ है, उसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, जो खुफिया रखे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसमें मजीद भी इनसे जानते हैं। नाज़रीन अभी अपने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। और इसके साथ ही जी नाजरीन को बता दें कि हर साल दुनिया भर में 11 जनवरी को जो है वो इंटरनेशनल पैरिटी वर्क डे मनाया जाता है। तो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं लाइबा ज़ैनब जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाइबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप सुनाएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लाइबा, हम इस डे के हवाले से जो है वो आपसे जानना चाहेंगे इस डे को मनाने का मकसद क्या होता है बेसिकली, और इसकी अवेयरनेस के लिए जो है वो क्या क्या काम किया जा रहा है। देखिए, बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को मनाने का इसलिए फैसला किया था क्योंकि अगर हम दुनिया भर में देखें तो हमें जेंडर पैरिटी नजर आती है, यानी जिन्स की बुनियाद पर एक जिन्स को ज्यादा तनख्वाह दी जाती है, बाकी जिन्सों को कम तनख्वाह दी जाती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 5% खवातीन ऐसी नहीं है जो मैनेजरियल पोजीशंस में या लेजिस्लेटिव पोजीशंस में यानी कवानीन बना रहे हैं या वो मैनेजर्स हैं। जिसका मतलब ये है कि एक तो हमारे एजुकेशन के मसाइल बहुत हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इस दिन पे इस बात को कंसिडर करना भी बहुत जरूरी है कि हमारे मुल्क में खवातीन को और ट्रांसजेंडर्स को मर्दों के मुकाबले में बहुत कम सैलरी दी जाती है। हाँ। और ये मसला सिर्फ किसी पढ़े लिखे तबके में नहीं है, कोई ऑफिस या कॉर्पोरेट जॉब्स में नहीं है। अगर हम खेतों में काम करने वाली खवातीन को देखें, जो कपास चुनने वाली खवातीन है, उन्हें मर्दों के मुकाबले में आधी सैलरी भी नहीं मिलती, यानी आधी दिहाड़ी भी नहीं दी जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। जो रूढ़ी टूट रही होती है सड़कों पे, इसी तरह बाकी जगहों पे जो खवातीन काम कर रही होती है उन्हें ज्यादातर, यानी तो अभी मैं यूएन की रिपोर्ट पढ़ रही थी, वहां पे तो उन्होंने कहा है कि जी 70% से ज्यादा रेशो है पाकिस्तान में कि खवातीन को कम सैलरी दी जाती है सिर्फ उनके खातून होने की बुनियाद पे। ना उनके काम में कोई कमी होती है, ना उनके वर्किंग आवर्स में कोई कमी होती है, ना उनकी तालीम में, ना उनके तजर्बे में। लेकिन हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, हमारा गवर्नमेंट सेक्टर हो या हमारे नॉन फॉर्मल तबकात हो, सब में ये बराबर है। और अब से बहुत बड़ी डिबेट इस दिन में ये भी शुरू हो चुकी है कि जो केयर गिवर्स हैं, यानी वो लोग जो फॉर्मली तौर पे नौकरियां नहीं कर रहे हैं लेकिन वो लोग घर संभाल रही हैं, वो लोग खाना बना रही हैं, बीमार लोगों का ख्याल रख रही हैं, सारे घर वालों को साथ लेके चल रही हैं, ये नॉन फॉर्मल केयर गिवर का काम होता है जिसका पूरी दुनिया में डिबेट चल रही है कि इससे भी तेज होना चाहिए। क्योंकि एक एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 144 बिलियन रुपीस का नुकसान होता है हमारी इकोनॉमी को जब हम जेंडर पैरिटी के ऊपर बात करें और इक्वल सैलरीज ना मिल रही हो। क्योंकि देखिए, जब इक्वल सैलरीज मिलेंगी तो जाहिर है कि खर्चे भी लोग उसी हिसाब से करेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर क्योंकि हमारे मसाइल भी तो क्योंकि लाइबा हम ये भी तो देखते हैं ना कि हमारे अब जिस तरह के मसाइल हैं, जो पहले वाले मसाइल थे और अब वाले जो मसाइल हैं उनमें अब जमीन आसमान का फर्क है। मसाइल बढ़ गए हैं, लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए, ऑब्वियसली आपका इन्फ्लेशन रेट इस टाइम बहुत हाई जा रहा है। मैं अभी मैनिफेस्टोज पढ़ रही थी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के। वैसे तो PMLN का अगले हफ्ते में एक्सपेक्टेड है कि उनका मंशूर आएगा, पीटीआई का तो अल्लाह ही हाफिज है, कोई मालूम नहीं है। मिसाल को इलेक्शन भी सिंबल मिलता है फाइनली या नहीं। लेकिन अगर आप पीपल्स पार्टी का, JUI का, इन सबका मंशूर पढ़े, देखिए ये हर दफा हर इलेक्शन में अपने मंशूर में कहते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन हमने हर हुकूमत बनने के बाद देखा है कि इससे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे महंगाई भी कम नहीं हो रही होती, हम कर्जे भी मजीद ले रहे होते हैं। ऐसे में अब वो दौर नहीं रहा कि एक शख्स की तनख्वाह से पूरा घर चल सकता है। बिल्कुल ऐसे तो जब दो लोग सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट डाल रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह या दफ्तर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं काम करने या घर पे कुछ अपना बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको आप कम पैसे दे रहे हैं सिर्फ उनकी जिन्स की बुनियाद पर, तो ये आप सिर्फ उनके ऊपर एक जुल्म नहीं कर रहे, आप अपनी मईशत के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब एक तनख्वाह में चूंकि गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन एक शख्स को ये नजर आ रहा है कि मैं 8 घंटे काम करूँ तो मुझे नेट से 60,000 रुपया मिल रहा है, लेकिन अगर मेरे घर की खातून 8 घंटे काम करे तो 30,000 रुपया मिल रहा है, तो उसी तो जाहिर है उसमें फिर नुकसान नजर आएगा, उससे फायदा नजर नहीं आएगा उसमें, क्योंकि उसका ये होगा जितना वक्त मैंने दिया है उतना वक्त उसने देखी कौन सा इतने पैसे कमा लिए। फिर उस वजह से हम लोग देखते हैं कि हमें बहुत सारे जगहों पर डोमेस्टिक वायलेंस नजर आता है
सही। फिर अच्छा, और रिपोर्ट्स के मुताबिक जी, जो जी। वंस अगेन यूनाइटेड नेशंस की है, 94% से ज्यादा खवातीन ने पब्लिक प्लेसेस में सेक्सुअल या फिजिकल या वर्बल हैरेसमेंट फेस की है। हाँ। जो वंस अगेन एक बहुत बड़ा मसला है इसमें कि खवातीन बाहर निकले कैसे, अगर वो बाहर निकलती है काम करने के लिए, तो मर्दों के मुकाबले में तो देखिए ऑलरेडी उनके लिए मेंटली और फिजिकली और इवन फाइनेंशियली, हाँ। क्योंकि लड़के हमारे यहाँ आराम से बाइक पे भी फिर सकते हैं, हाँ। वो किसी से लिफ्ट लेके भी जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हमारे यहाँ बहुत अच्छा है नहीं। जब खवातीन की बारी आती है तो अभी हम एक मुआशरे की हैसियत से उतने रिसेप्टिव नहीं है कि औरतें बाइक चलाएं। हालांकि बहुत अच्छी चीज है तो हम मुल्तान शहर में और बाकी डिफरेंट साउथ पंजाब की जगहों पे देख रहे हैं कि लड़कियों ने बाइक चलाना शुरू की है और कि अपने बच्चों को स्कूल लाना ले जाना। हाँ यार, ये भी बड़ी बात है कि थोड़ा एक्सेप्ट कर रहे हैं मर्द हजरात इस चीज को भी। चले थोड़ी बहुत बात बड़ी सीधी है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। हाँ। क्योंकि ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है कि एक बंदा सारा टाइम अवेलेबल हो तो आपको कहीं लेके जाए और कहीं छोड़े। हाँ बिल्कुल तो है। वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखती है। फिर जाहिर है कैंसन है, आपको ऑफिस से कितनी दफा वो लोग भी करने देंगे कि अच्छा ठीक है, किसी ने बाजार जाना है, किसी ने अस्पताल जाना है, किसी ने अपने बच्चों की कोई छोड़ना है। अच्छा लाइबा, रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने टाइमिंग चेंज। हाँ अच्छा, क्योंकि अच्छा क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये तमाम चीजें जिस तरह रिपोर्ट्स भी हैं, तमाम तंजीमें भी इसके हवाले से जो है वो काम कर रही हैं। आप क्या समझती हैं हमारे पाकिस्तान में हुकूमत जो है इसके ऊपर कितना काम कर रही है? इसके ऊपर कुछ उसका फोकस है भी या जस्ट सिर्फ बातों की हद तक है? देखिए ये ना बड़ा क्लियर है कि ये बातों की हद तक है। उसकी आप बड़ी सादा मिसाल देख लें कि अभी जनरल सीट की इन लोगों ने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं। आप कोई भी पार्टी उठा लें, किसी ने भी 50% सीटें खवातीन को नहीं दी इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि वो ट्रस्ट ही नहीं करते हैं इस चीज पे कि खवातीन इतनी कॉम्पिटेंट है और वो ये इलेक्शन जनरल सीट पे जीत सकती है। तो जब आपकी पॉलिटिकल पार्टीज का ये नजरिया होगा और फिर उसके बाद वो इसको सीरियसली नहीं लेते। आप हमारी जर्नलिज्म में देखिए, क्योंकि मीडिया की फील्ड में भी हमेशा लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जी खवातीन एंकर्स बहुत पैसे कमाती हैं, खवातीन रिपोर्टर्स को तो बहुत ठीक है। मतलब किधर है वो याद की मुझे क्यों नहीं नजर आ रही? ठीक है, आप देखिए अगर किसी इवन ऑफिस में इस बात से लड़ाइयाँ हो जाती थी खवातीन को आप ट्रांसपोर्ट क्यों दे रहे हैं, वो ये नहीं जब अगर खवातीन को ट्रांसपोर्ट दी जा रही है तो उसके मुकाबले में उन्हें तनख्वाह कितनी कम दी जा रही है और उन पे एहसान कितना बड़ा किया जा रहा है कि आप ड्रॉप खिला हुआ है ना, आपकी तो वही आशी है। और फिर मतलब मैं 2015 से मीडिया में काम कर रही हूँ। मैंने मुख्तलिफ इदारों में ये सुना कि उन्होंने कहा कि आपने कौन सा घर चलाना होता है, आपके कौन से खर्चे हैं और तुम्हें तो सिर्फ हमसे कहते हैं लाइबा हमसे पूछो कितने खर्चे कितना काम करना होगा। आपके ख्याल में मेरा घर कौन चला रहा है? हाँ बिल्कुल ऐसे। मेरे पेट्रोल के खर्चे कौन पूरे कर रहे हैं? तो जब देखिए आप ऊपर से ये माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे ना, जब तक देखिए लेजिस्लेशन बन जाती है। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हम ओवर लेजिस्लेटेड मुल्क है बहुत सारे मामला में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हम आज तक वर्क प्लेस हैरेसमेंट के लॉ पे कंप्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके हैं। फिर हम वेज गैप पे हमेशा बात होती है, हमारी जितनी मीडिया की तंजीम वो भी हमेशा बात करते हैं चीज पे कि जी आप जो है वो एक स्पेसिफिक वेज रखे हुए जो अवार्ड होना चाहिए, इतनी सैलरी होनी चाहिए। मुझे लगता है इस दफा एमसीएम ने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट डाला है अपने मंशूर में और वो उन्होंने ये डाला है कि जो सहाफी हैं उनकी तनख्वाहें मंसूब कर दी जाए या जोड़ दी जाए जितने एडवर्टाइजमेंट मिल रहे हैं उससे, ताकि एक श्योरिटी हो कि ठीक है अगर इदारा पैसे कमा रहे हैं तो सहाफियों को भी पैसे। लेकिन मेरा ख्याल है कि मतलब बराबर सबको जो है ना वो तनख्वाहें मिलनी चाहिए, जो उनके हकूक है उनको मिलने चाहिए। लाइबा बहुत शुक्रिया आपका। डिजिटल पॉइंट ना इसमें ये जरूर होना चाहिए था कि खवातीन जो सहाफी है उन्हें मर्द सहाफियों की बराबर जो है वो बिल्कुल ऐसे ही। लाइबा बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रही, थैंक यू। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। पर
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, अब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जिस तरह निकाहनामे भी अब हम एक शर्त वाली हमारा एक जो खाना रह गया ना, उसके हवाले से बात कर लेते हैं। वो क्या है जी? कॉलम नंबर इसमें 17 जो है ना, वो है शराइत के लिए इसमें। ठीक है कि इन दोनों में कोई शराइत वगैरह हैं हमारे इसमें। अब रूटीन में यही लिखा जाता है कि इस शराइत वाले कॉलम में कि ये अगर खावन तलाक दे, बिला वजह तलाक देगा तो बीवी को तो 10 लाख देगा या 20 लाख हर्जाना अदा करेगा। अगर झगड़े के साथ घर बिठाएगा तो 20,000, 25,000 या 50,000 महाना जितना वो लिखवाते होते हैं वो अदा करेगा। मतलब ये अब शराइत जो है लिखी जाती थी। लेकिन पहले ये होता भी था, लेकिन 2018 में ना सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉलम को ना इलीगल करार दे दिया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, ये जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, ये इलीगल है। मतलब कि अगर आपने एक पाबंदी रखी है कि आपने शादी कर ली है या आपने... सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये कहना व्यू था कि नहीं, खावन के ऊपर ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये उसमें क्या आपने पाबंदी लगा देगी? नहीं जी, अगर तलाक देगा तो इतने पैसे देगा, अगर तो नहीं तो, क्योंकि ये शरीयत में है कि दूसरी शादी करे या ना करे, वो तो मर्द को इजाजत है कि वो दूसरी शादी करे। लेकिन आप उस पर कैसे ये वो लगा सकते हैं, पाबंदी लगा सकते हैं? नहीं जी, अगर तलाक देगा तो आप इतने पैसे देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने ना इलीगल कर दी है। अब हमारे माशरे में ज्यादातर लोग ना यही करते हैं कि जी हाकिम है जी, शरीयत का लिखवा लो, बाकी शराइत में वो तमाम चीजें भी लिखवा दें जी, मकान देगा, सोना देगा, ये चीजें देगा, वो चीजें देगा। अब उनको नहीं पता कि कल को खुदा ना खाता उनकी तलाक हो जाती है या उनकी अलहदगी हो जाती है, तो अब वो उसे वो लेके घूमते रहेंगे सिर्फ। मतलब उसका कोई हल नहीं है और वो शराइत जो है वो आपको उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो चीज आपको मिलनी है वो हक महर में मिलेगी। वह हक महर में जितना कुछ लिखवाना चाहो हक महर की जो कॉलम है, 14-15 कुछ ना लिखवाओ, शराइत में बेशक कुछ ना लिखवाओ। ठीक है, कुछ भी ना लिखवाओ शराइत। ये सारे व्यूअर्स देख रहे हैं ना, क्लियरली बोल देंगे शराइत में कुछ नहीं लिखवाना। हक महर में आप जो लिखवाना चाहें वो आप अपनी जो इनसिक्योरिटीज हैं बेटी के मामले में, बेटे के मामले में, खैर ये तो हक महर तो बेटी के मामला होता है, उसके मामले में आप कोई प्रॉपर्टी, कोई जेवर, कुछ भी आप इस तरह के लिखवाना चाहते हैं वो आप हक महर में लिखवा सकते हैं। बाकी आप शराइत में जाएं तो वो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है। और इसके अलावा और क्या चीजें हैं? इस बाकी वो रूटीन के गवाह हो गए तो उनका वकील हो गया, दूल्हा का वकील हो गया, वो रूटीन की बाकी जो है ना कॉलम्स है। और अगर जिस तरह के होता है, जिस तरह हम कोर्ट मैरिज की बात कर रहे थे, उसमें यह था कि अगर पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है या उनके गवाह, उसमें से लड़की के उसमें से क्या जरूरी है, गवाहन जो है वो किस तरह के, अगर फैमिली के ही होना जरूरी है या कोई और भी हो सकता है? सिर्फ निकाह के लिए गवाह रखे गए हैं, वो जरूरी नहीं कि फैमिली के ही हो। जैसे कोर्ट मैरिज करने के लिए आते हैं, जो दूल्हा वो जो होता है तो लड़की लेके आता है, वो अपने साथ बंदे लेके आया होता है। मोस्टली ये होता है, लेकिन नहीं होता। लेकिन फिर भी उधर कचहरी के अंदर से ही जो निकाह का होता है वही 2-4 बंदे अरेंज करके निकाह उनका ना डाल दिया जाता है। जो उनके गवाह होते हैं, गवाह तो होना तो लाजमी है निकाह के गवाह इस्लाम में भी है कि गवाह होना वो तो जाहिर सी बात है, शरई हमारे यहाँ मुआशरे में वो इसी वजह से हुआ था कि आपको कंफर्म एक करने के लिए बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपने कहा है तो कॉन्ट्रैक्ट शादी मुआहिदा ही होता है। लेकिन जाहिर सी बात है हमारे मुआशरे में इसकी वैल्यू तो है, क्योंकि आपने अपने अजीजों को और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जाहिर सी बात है आपने इस चीज का जो बताना जरूरी होता है कि जी आप मैरिड है तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई सबूत होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? नहीं, यही मैसेज दूंगा कि देखें, जब आप बच्ची की शादी करें या बच्चे की शादी करें, उसमें जो ये जो निकाह वाला जो हक महर वाला जो कॉलम है ना, उसको देखें। आप बच्चे की भी हैसियत देखें, ठीक है, आया कि वो इतना दे भी सकता है। बात होता है ना, बेटी वाले कहते नहीं जी हम इतना लिख के दें जी, वरना हमने निकाह नहीं करना, ठीक है ना। थोड़ा बच्चे की हैसियत देखें। उसके बाद बच्चे को भी चाहिए कि लड़की को भी हक में निकाह को आसान करें ताकि मुश्किल ना करें। वो जी मुझे 20 मरले की कोठी लिख के देंगे तो निकाह होगा, वरना नहीं होगा। अब अगले बंदे की ना हो हैसियत 20 मरले की कोठी की, ठीक है, उतना बच्चा भी लिख के दे कि जितना वो अफोर्ड कर सके। और बच्ची को भी अपनी सिक्योरिटीज उसमें निकाह हक महर में ना अपनी देखनी चाहिए कि कितनी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाजरीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।